हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द लाइव सेशन ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दिस इज रंजन, आप देख रहे हैं बीडब्ल्यू का ये सेशन और इस सेशन में हम अपने सेकंड मॉड्यूल को स्टडी कर रहे हैं। आज का टॉपिक है आपका मैक्स पीटी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। लेकिन उससे पहले बाकी के थ्योरम्स और उससे जुड़ा हुआ जो कंटेंट है उसको हम पढ़ेंगे मस्ट टाइप से। एसपीटी के कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और फिर मैक्स पीटी पे आएंगे, मैक्स पीटी का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो वंस अगेन वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम ऑन दिस क्लास। पूनम, दुर्गानंद, जितेंद्र, है ना, और जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं आप सभी को, है ना। चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो बिना डिले किए एकदम मस्त टाइप से स्टार्ट करते हैं। आप लोग सब एकदम एनर्जेटिक मोड में है ना, सब एकदम मस्त टाइप से पढ़ने को तैयार। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, है ना, बिना देरी किए एकदम मस्त टाइप से शुरू करते हैं। तो यहां पर प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने थेवेनिन्स और नॉर्टन्स थ्योरम देखा हुआ है। ठीक है, थेवेनिन्स और नॉर्टन्स के क्वेश्चंस भी बनाए हुए हैं और उससे पहले की क्लास में हम लोगों ने अभी सुपरपोजिशन थ्योरम देखा हुआ था। ठीक, सो हमारा सेकंड मॉड्यूल जो है वो ऑनगोइंग है। आज भी बहुत सारा अच्छा मस्त मस्त कंटेंट जो है हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन भी बनाते जाएंगे एकदम बढ़िया। प्रज्वल, वेरी गुड आफ्टरनून डियर। विनय, हिराग ज्योति, रंजन, ऋतिक। ठीक है, तो प्रज्वल ने लिखा हुआ है कि सर होमवर्क का आंसर बता दीजिए एक बार, नॉर्टन्स थ्योरम वाला। होमवर्क क्वेश्चन जो है मुझे भेज दीजिएगा, क्या था उसको यहीं पे सॉल्व भी कर लेते हैं सीधे, है ना। होमवर्क क्वेश्चन भेज दीजिएगा, अगर डाउट होगा तो उसको यहीं पर सॉल्व भी कर लेते हैं सीधे, है ना। उसे सॉल्व कर लेंगे, क्लैरिटी आ जाएगी मस्त टाइप से। जितेन का कितना आया? RN 1 ohms। कल वाले क्वेश्चन का आंसर IN 3.5 एम्पियर्स आया जितेन का। ठीक है ठीक है ठीक है। तो होमवर्क क्वेश्चन वेरीफाई करना होगा ना, तो एक बार मुझे आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिए और जैसे ही मेरे पास ये आ जाएगा फिर मैं बोर्ड पर इसको सॉल्व कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो उससे पहले एसपीटी जो है उसे स्टार्ट करते हैं। एसपीटी का एक क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले। तो सुपरपोजिशन थ्योरम कल की क्लास में हम लोगों ने देखा हुआ है। ये थ्योरम कहां कहां पर एप्लीकेबल होगा? जहां पर लीनियर बाइलैटरल लम्प्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होगा हैविंग मोर देन वन एक्टिव सोर्स या इंडिपेंडेंट सोर्स का होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर कहीं पर डिपेंडेंट सोर्स है, अगर इन केस आपके पास डिपेंडेंट सोर्स है सर्किट में, तो सुपरपोजिशन थ्योरम उस डिपेंडेंट सोर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। आपके पास इंडिपेंडेंट सोर्सेस का होना जरूरी है और वो भी एक से ज्यादा। ठीक, तो ये इसका बेसिक फंडामेंटल हम लोग जान गए। अब एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर सीधे और एक क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है फाइंड V डैश यूजिंग SPT। फाइंड द वैल्यू ऑफ V डैश यूजिंग SPT। ठीक है, सर्किट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो लेट अस सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन है आपके पास। ठीक, और यहां से, है ना, इस सोर्स को मैं चेंज कर देता हूं। ये जो सोर्स है दिस इज अ करंट सोर्स। ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि दिस वन इज अ करंट सोर्स। सो यहां पर एक करंट सोर्स लगा हुआ है एंड देन रिमेनिंग जो सर्किट है इट इज एज इट इज। करंट सोर्स में करंट की डायरेक्शन मैंने बना दिया। चलिए सबकी मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं जल्दी से। सो दिस इज 2 ohms, ये 2 ohms का सोर्स है, ये 10 वोल्ट है। अगेन दिस इज 2 ohm, दिस इज 2 ohm, ये 5 ohm, 10 एम्पियर्स, 2 ohm एंड दिस वन इज 3 ohm। ठीक, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ V डैश, इन दो पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज V डैश बाय यूजिंग SPT। सुपरपोजिशन थ्योरम का इस्तेमाल करना है, SPT। अच्छा कर दिए व्हाट्सएप? ठीक है जितेन, जस्ट देखता हूं मैं। अच्छा ऋतिक ने भी भेज दिया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यस आ गया आप लोग का मैसेज, है ना। चलिए बढ़िया। प्रज्वल का भी मैसेज आ गया। ठीक है, चलिए कल का क्वेश्चन जो है उसको इसके बाद जस्ट लेते हैं कल का क्वेश्चन। ठीक है, इसको बना लीजिए आप लोग, फिर देखते हैं। सो वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक। ठीक है ठीक है, दीप्ति वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है,
कोई इशू नहीं है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। पहला क्वेश्चन जो है वो आप देख रहे हैं, तो इसको सॉल्व करिए मस्ट टाइप से, है ना, इसको सॉल्व करिए। एसपीटी का यूज करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद कल का होमवर्क क्वेश्चन लेंगे, है ना, इस क्वेश्चन के बाद कल का होमवर्क क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ठीक है, बढ़िया। वेरीफाई यूजिंग, अच्छा, बाय यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम, ठीक है। ऋतिक का भी मैसेज मिल गया मुझे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मिल गया मुझे क्वेश्चन, है ना। अब आप लोग मत भेजिए। अच्छा, आपने विद सोल्यूशन पूरा भेजा हुआ है, चलिए ठीक है, इसको चेक करते हैं। विश्वनाथ, वेरी गुड आफ्टरनून डियर। चलिए, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करें। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ एक्टिव सोर्सेस कितने हैं? 2, ठीक है। एक वोल्टेज सोर्स है और दूसरा ये करंट सोर्स है, और दोनों ही इंडिपेंडेंट सोर्स है। इसका मतलब आप यहां पर एसपीटी अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन में वी डैश पूछा हुआ है। बेटर थिंग ये होगा कि हम यहां पर केसीएल का मेथड जो है उसको अगर यूज करें तो भी अच्छा है, अदरवाइज वैसे भी ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन बनाएं इसका, स्टार्ट करते हैं एकदम फास्ट। अभी तक किसी का आंसर तो आया नहीं है, लेट्स सी। अच्छा, कल का क्लास आप नहीं कर पाए, ओके दुर्गानंद, ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है डियर। ऑल्टरनेट में भी अगर टाइम मिले तो करिए, है ना। ऋषभ का आंसर आया सबसे पहले 5 वोल्ट्स, ठीक है। ऋषभ का आंसर सबसे पहला आया हुआ है ना। बढ़िया, स्पीडली आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, फिर दिस इज गुड, है ना। सबसे पहला आंसर आया ऋषभ का आंसर आया है 5 वोल्ट्स, ठीक है। और किसी का आंसर आया क्या? एसपीटी का यूज करना था बाय यूजिंग करंट सोर्स एंड दिस वोल्टेज सोर्स। आपको वी डैश की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो एक बार आप 10 वोल्ट का सोर्स यूज करते, उस समय में आपका 10 एम्पियर रिमूव हो जाता है यहां से, ठीक है। और तब आपको देखना था कि वी डैश कितना है। सेकंड टाइम में आप क्या करते कि इस 10 वोल्ट को रिमूव कर देते और 10 एम्पियर का सोर्स यूज करते और तब बताते कि वी डैश कितना आ रहा है, ठीक। दोनों ही केसेस में जो आपका वी डैश आएगा, दोनों का अलजेब्रिक सम करेंगे तो फाइनली आपका वी डैश टोटल जो है वो आपको मिल जाता है, ठीक। एमसीक्यू फॉर्मेट में ही आपको करना था, कोई बहुत ज्यादा इसमें थिंग है नहीं। तो देखते हैं, जितना हो सके शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट मेथड से बनाइए, एकदम जल्दी से जल्दी आपको सॉल्व करके आंसर बताना है, ठीक है। अभी तक एक आंसर आया है, 2 आंसर्स और चाहिए मुझे कम से कम। ये एक और आंसर दिख रहा है मुझे, रिंकू का आंसर आया है वी डैश 4.4, वी डैश 4.4 रिंकू की तरफ से आंसर आया सेकंड नंबर पे। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा आंसर जो है वो कौन देते हैं। थर्ड नंबर पे देखें किसका आंसर आता है। जितेंद्र का आंसर आ चुका है 10 वोल्ट्स। अब सॉल्व करना शुरू करना होगा, मतलब, है ना। प्रज्वल ने लिखा कि कल का एसपीटी का पार्ट छूटा हुआ है सर, बाकी 3 क्लास पीछे हो गया था, वो कवर कर लिया इंटरव्यू की वजह से। ठीक है, ठीक है प्रज्वल, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। जब भी टाइम मिले आप टाइम निकालिए, मस्त से कवर कीजिए, कोई इशू नहीं। अगर लाइव नहीं भी अटेंड कर पा रहे हैं ना, बाद में अटेंड करके कवर कीजिएगा। किसी पॉइंट पे कोई डाउट लगे तो पूछ भी सकते हैं, है ना। चलिए, 3 लोगों का आंसर आ चुका है, अब सोल्यूशन पे देखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी तक सॉल्व कर चुके होंगे ऐसा मुझे लगता है, तो आप बोर्ड के साइड ध्यान से देखिएगा आप लोग अभी जब सॉल्व करेंगे तो, और जहां कहीं भी लगे कोई डाउट तो तुरंत के तुरंत आप पूछिएगा, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे फर्स्ट थिंग आपको यहां पर एट अ टाइम एक ही सोर्स को कंसीडर करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, है ना, सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पर कि टेकिंग, कोई भी एक सोर्स को यूज करते हैं, ठीक है। सो लिखते हैं टेकिंग 10 वोल्ट सोर्स, टेकिंग द 10 वोल्ट सोर्स। अब देखिए, जब 10 वोल्ट का सोर्स मैं इस्तेमाल करूंगा इस सेशन पर, इस सर्किट पर, तो ये खाली रहेगा और 10 एम्पियर का क्या होगा, इसको तो रिमूव हो जाना पड़ेगा, है ना। ये सोर्स क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसके रिमूव होते ही 2, 3 और 5 रिडंडेंट ब्रांच बनेंगी, है ना। ये क्या बन जाएंगी, दे विल बिकम रिडंडेंट ब्रांच। इसको रिमूव कर दीजिए आप, इसको हटा दीजिए, ठीक है। इतना सर्किट आपके पास बच गया। आप चाहे तो यहां पर केसीएल का रूल यूज कर सकते हैं, ज्यादा बेटर थिंग यही होगा। केसीएल का रूल यूज करेंगे तो आपके पास वीए और वी नॉट है, डायरेक्टली आप देख सकते हैं केसीएल में सेकेंड वैरायटी का है ये, तो आप सीधे बोल सकते हैं कि वीए माइनस 10 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वीए इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स।
VA 10 वोल्ट है, दोनों दो दो ओम्स के सेक्शन है, तो दोनों वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली कर रहे होंगे, तो इसका मतलब V डैश की वैल्यू 5 वोल्ट सीधे बता सकते हो आप ना, कुछ किए बिना बता सकते हो। फिर से समझिएगा मेरी बात, आपको करंट निकालने के लिए भी मैं नहीं बोल रहा हूं, है ना, आपको मैं करंट निकालने भी नहीं बोल रहा हूं। आप सीधे सीधे ये देख सकते हैं कि अगर VA की मैग्नीट्यूड 10 वोल्ट है तो आप या तो यहां से करंट फाइंड कर लीजिए, है ना, आप लिखेंगे VA माइनस V0 डिवाइडेड बाई 4, है ना, आप कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे VA माइनस V0 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, इक्वल्स टू यहां की करंट। तो VA कितना है, VA है आपका 10 डिवाइडेड बाई 4, है ना, एग्जैक्टली इसको देखिएगा ध्यान से। सो 10 बाई 4 मतलब करंट कितनी आ गई आपकी 4, यानी कि 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, 5 बाई 2 एम्पियर्स की करंट आ गई। इससे क्या निकला, करंट I डैश। अब इस करंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 5 बाई 2 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 5। तो या तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इससे पहले जस्ट जो मेथड मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने, जस्ट आपको ये बोला कि आप इसको एनालाइज करिए, सीधे बोलिए VA की वैल्यू 10 है और यहां से जो करंट जा रही है 2 हिस्सों में बटेगी और 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज 2 हाफ्स में डिवाइडेड है, ठीक है, इन दोनों के अक्रॉस टोटल मिला के 10 वोल्ट का ड्रॉप है, तो मतलब एक हाफ कितने का होगा, 5 वोल्ट का होगा, सीधे लॉजिक से। तो V डैश नॉट VTH सॉरी, V डैश की वैल्यू कितनी आ गई 5 वोल्ट, किसके लिए, when 10 volt source is acting alone in the circuit, है ना, 10 वोल्ट का सोर्स जब अकेले वर्क कर रहा है सर्किट में तब, ठीक है। चलिए बढ़िया, जितेन का आ गया। जितेन 10 वोल्ट कैसे आया, फाइनल आंसर बता रहे हो ना, फाइनल आंसर बता रहे हो। अच्छा, तो करंट सोर्स का इफेक्ट ऋषभ ने लिखा हुआ है कि 0 हो जाएगा, है ना। चलिए मैं देख लेता हूं एक बार जल्दी से। सेकंड केस, तो फर्स्ट केस कंप्लीटेड, सेकंड केस में हम लोग क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे टेकिंग, अब 10 एम्पियर सोर्स को लेते हैं, ठीक है, टेकिंग 10 एम्पियर सोर्स। एक्चुअल में ऐसे छोटे क्वेश्चंस को ना आप सीधे सीधे देख के हटा सकते हो, सीधे देख के आप सोल्यूशन बता सकते हो, ठीक है, बट चलिए ठीक है, अभी आप सीख रहे हैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप पूरा आप लिखिए, लेकिन जब सीख जाएंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन एकदम एक बार में इसका आंसर दिखेगा। देखिए बता रहा हूं, अब 10 एम्पियर का सोर्स है तो 10 वोल्ट्स को मैं हटा देता हूं, ध्यान रखिएगा इसको, जब आप हटाएंगे तो रिमूव नहीं करेंगे, रिप्लेस करेंगे विथ अ शॉर्ट सर्किट ब्रांच, विथ अ शॉर्ट सर्किट ब्रांच। तो अब इस ब्रांच को अगर मैं शॉर्ट करता हूं तो इसके पैरेलल का ये सेक्शन और इसके पैरेलल का ये सेक्शन, ये दोनों ही इसके साथ मर्ज होके क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। कितने हो जाएंगे, बोथ ऑफ देम विल बिकम 0। तो इसका मतलब इस सर्किट को ऐसा देखा जाएगा, फिर इसका मतलब सेकंड स्टेप में ये सर्किट ऐसा दिखेगा। ये पूरा जहां पे V डैश फाइंड करना था इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचा, ये पूरा मर्ज होके हो गया 0। ये जो पूरा सेक्शन है यहां पे भी हो गया 0, लाइक दिस, ऐसा सर्किट बचा। तो अब यहां से कितनी करंट जा रही होगी, 10 एम्पियर। और अच्छा V डैश का क्या हुआ, V डैश का कुछ नहीं हुआ, तो 0 हो गया, रेजिस्टेंस ही 0 हो गई वहां की पूरी, तो करंट कुछ भी जाए ओवरऑल वोल्टेज विल बी 0। तो ओवरऑल वोल्टेज कितना आया, 0 हो गया यार, है ना। हाँ, केसीएल अप्लाई किए थे आप भी रिंकू, वेरी नाइस। सो ओवरऑल वोल्टेज यहाँ पे कितना हो गया, V डैश विल बिकम 0 वोल्ट्स, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट सर्किट। ये तो गायब हो गया ना, ये V डैश का जो सेक्शन था ये तो मर्ज होके खत्म हो गया इसके साथ। अच्छा, अगर आपको लगता है कि चलिए इसको सर नहीं सॉल्व करते हैं, मतलब इसको क्यों पैरेलल करना, अगर यहाँ से VTH निकालेंगे तो भी सोचिएगा कि अगर चलिए इसको सॉल्व करके आप खत्म कर दीजिए, है ना, आप इस 2 और 2 4 को पैरेलल विद 0 बोलेंगे और इसको आप नहीं सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो क्या हुआ, तो भी तो शॉर्ट सर्किट है। अगर मैं 10 एम्पियर की करंट भेजूंगा यहाँ पे, तो क्या इस पॉइंट पे ये करंट 2 भाग में बटेगी, कभी भी नहीं, पूरी की पूरी 10 एम्पियर इस शॉर्ट सर्किट ब्रांच से जाएगी और इसका कोई एग्जिस्टेंस दिखेगा ही नहीं आपको। तो कुल मिला के बात यह है कि VTH इज 0 फ्रॉम 10 एम्पियर सोर्स, मतलब V डैश जो है, सॉरी मैं बार बार VTH बोल रहा हूं, V डैश की वैल्यू जो भी है उसमें इस 10 एम्पियर के सोर्स का कोई रोल नहीं है, इसको केवल और केवल एक ही सोर्स जो है वो सप्लाई दे रहा है, दैट इज दिस 10 वोल्ट सोर्स। तो फाइनल वैल्यू ऑफ V डैश इज, so V dash total is equal to 5 plus 0, V dash total is equals to 5 volt।
ये क्वेश्चन ऐसा था कि जिसको आप सीधे सीधे देख के आंसर कर सकते थे, मतलब ये जो मैंने सोल्यूशन बनाया उस तक की कोई जरूरत नहीं, करेक्ट आंसर आपका 5 वोल्ट था इस क्वेश्चन में, है ना। तो करंट सोर्स के केस में कोई भी इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो पहला आंसर जो ऋषभ का है वही एक्यूरेट आंसर है, वही एक्यूरेट आंसर है ना, दिस इज द एक्यूरेट आंसर, बढ़िया, ठीक है, नाइस, ठीक है। तो 3 स्टार एकदम मस्त वाला। बताइए इस क्वेश्चन में कोई डाउट? ये 4.4 वोल्ट या 10 वोल्ट्स, 10 तो ये पूरे सेक्शन का है ना, यहां से यहां तक का है, आपको बस यहां का वोल्टेज बताना था, V डैश 5 आ गया। सेकंड केस आप यहीं पर देखते हैं, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन मैंने दिया था, एकदम डायरेक्ट सवाल था, देख के एमसीक्यू में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, एमसीक्यू में इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा रहता है। तो केसीएल ही यहाँ लगाना भी चाहिए था हमको, है ना, केवीएल लगाने का कोई मकसद भी नहीं था यहाँ। तो अगर आप ये 2 पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं एज अ जंक्शन, तो आप देखते हैं कि जब ये सोर्स काम कर रहा है और ये नेग्लेक्टेड है, तो उस कंडीशन में ये ओपन सर्किट हो गया, ये 5, 2, 3 का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहा, खत्म वो मैश। अब करना ये था कि ये 10 वोल्ट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में बन रहा है ना, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 10 वोल्ट्स है, दोनों रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू के हैं, तो वो 10 वोल्ट 2 भाग में बढ़ जाएगा, एक तरफ 5 और दूसरी तरफ 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 वोल्ट, V डैश आ गया। सेकंड केस में आप देखते हैं कि भाई जब करंट सोर्स यूज हो रहा है तो ये वोल्टेज सोर्स क्या होगा, शॉर्ट, इसके शॉर्ट होते ही यहाँ पर शॉर्ट सर्किट क्रिएट हो जाएगा, और ये पाथ या ये जो सेक्शन है इससे कभी कोई करंट डिवाइड ही नहीं होगी, जो भी करंट आप भेजोगे वो सीधे शॉर्ट सर्किट से होकर सर्किट पूरी कर लेगी, इस ब्रांच में कभी कोई करंट जानी ही नहीं है ना। सो रिंकू ने लिखा कि सर केसीएल से अप्लाई करने से आंसर रॉन्ग आया है, सर केसीएल से एक बार पूरा सॉल्व कर दीजिए प्लीज। ये देखिए केसीएल ही तो लगाया मैंने यहाँ पर, मैंने और कैसे बताया, देखिए केसीएल से ही बताया, ये देखिए आई डैश निकालिए आप यहाँ से, आई डैश भी निकाल के मैंने जस्ट इससे पहले जिसको इरेज कर दिया मैंने, वो केसीएल से ही तो बताया था मैंने। चलिए देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, केसीएल लगाएंगे आप, केसीएल के रूल नंबर 2 में आपने क्या पढ़ा हुआ है बताइए, केसीएल के टाइप 2 क्वेश्चन में आपने बोला हुआ है कि जब भी ऐसा कोई कंडीशन होगा कि एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एक प्रिंसिपल जंक्शन से एक रेफरेंस जंक्शन के बीच में आएगा, इन दैट केस ये पूरा वोल्टेज इस प्रिंसिपल जंक्शन का हो जाएगा, यहां पे आप लिख लीजिए VA, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, अच्छा, और वो भी कब हो रहा है, जब आप एट ए टाइम एक कोई सोर्स को कंसिडर कर रहे हैं, जैसे कि यहां पे, अब इस केस को ही देख लीजिए। अब आपको VA की वैल्यू बतानी है, तो VA कितना हो गया 10, केसीएल से ही लिखा था मैंने इसको, तो VA माइनस V नॉट माइनस 10 इक्वल टू 0, सो देयरफॉर VA इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स। अब आप क्या करेंगे, देखिए आप नॉर्मली यहाँ की करंट निकालेंगे इस ब्रांच की, ऐसे तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, लॉजिकली आप सीधे ही बता सकते हो कि 5 और 5 वोल्ट में डिवाइड हो रहा है, बट ठीक है, अगर आप फिर भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे पहले एक आई डैश निकाल लेते हैं, और आई डैश इंटू आर करने से आएगा V डैश, ठीक है। तो आई डैश निकालने का क्या तरीका है, VA माइनस V नॉट, और कोई वोल्टेज सोर्स तो है नहीं, डिवाइडेड बाई 2 + 2 4, यानी कि 10/4 कितना आ गया, 2 2 4, 2 5 10, ऐसा 5/2 क्या है ये, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट आई डैश। अब इस करंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, V डैश इज इक्वल टू 5/2 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 5 वोल्ट। बताइए सेम तो आ रहा है केसीएल से, जरूरत थी नहीं वैसे ये सब भी करने की, ये सब करने की जरूरत थी नहीं, लॉजिकली आप समझना, एग्जाम में ना एकदम स्मार्टली आपको करना है, आप कितना जानते हो वो दिखाने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको 10 मेथड आते होंगे इसको सॉल्व करने के, लेकिन वहां पर कम समय में जल्दी कैसे सॉल्व होगा वो बस मायने रखेगा, तो फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है एकदम, आप जैसे भी करके आप मस्त से सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन डन, अगले क्वेश्चन पे चलें। बताइए इस क्वेश्चन का डाउट क्लियर सभी को? तो ऋषभ वेरी गुड परफॉर्मेंस, एकदम मस्त, बढ़िया, सबसे पहले 5 वोल्ट आप ही ने बताया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। In the given circuit, find the effect of, नहीं थोड़ा सा चेंज करते हैं, find V dash under the effect of 12 volt source। सर्किट ध्यान से देखिएगा,
ठीक है, एकदम सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है मैंने। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी डैश। आपको यहां पर वी डैश की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। ठीक, चलिए देखते हैं क्या आंसर आएगा। है ना ऋषभ? यस, एग्जैक्टली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 10 एम्पियर वाले सोर्स है ना, 10 एम्पियर वाले सोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करना है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये भी, तो बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है इसके अंदर, एकदम मस्त जल्दी से सॉल्व करना है। लेट्स सी, देखें क्या आंसर आता है आपका। सबसे पहला आंसर आ रहा है प्रज्वल की तरफ से, फिर सेकंड आंसर आ गया रंजन की तरफ से। वेरी गुड रंजन, बढ़िया, मस्त स्पीड अप किया आपने भी। प्रज्वल, रंजन, 2 स्टार आ गए। फर्स्ट एंड सेकंड, और किसी का आंसर है? अभी तक नहीं। हाँ, रिंकू का आंसर आ चुका है। शॉर्ट में यार एकदम, अब ऐसे सब सवाल तो आप लोग जल्दी जल्दी बनाओगे। इस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। ऋतिक का आंसर भी आ चुका है, बढ़िया। ये क्वेश्चन तो आपको, मुझे नहीं लगता पेन कॉपी उठाने की भी जरूरत पड़ेगी इस सवाल में। चलो वेरी नाइस, जितेंद्र का आंसर आ चुका है। जल्दी फटाफट एकदम जल्दी से बताइए सब लोग, ये सबसे बनना चाहिए सब क्वेश्चन यार, है ना। इस सवाल में आपको पेन कॉपी तक उठाने की नीड बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। ठीक, तो क्या आंसर आ रहा है? आंसर तीनों ने सही बताया, लेकिन मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे तीनों का आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहला क्या आंसर होगा इसका। देखिए इनिशियली कैसे सॉल्व करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को बताता हूं मैं आपको। आपको वी डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, और क्या लिखा है? अंडर द इफेक्ट ऑफ 12 वोल्ट सोर्स। ये बस ध्यान दीजिएगा। तारिक का आ गया 10 वोल्ट, विवेक का आ गया 2 वोल्ट, जितेंद्र 2 वोल्ट, ऋतिक 2 वोल्ट, प्रज्वल ने लिखा वीडीआर। एग्जैक्टली, वीडीआर से ही सॉल्व करना था इस सवाल को आपको। देखिए ध्यान से, जब आपको सवाल में बोला कि 12 वोल्ट सोर्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा वी डैश पे, या वी डैश की वैल्यू 12 वोल्ट सोर्स की वजह से कितनी आएगी, तो ध्यान रखिएगा आपको सिर्फ एक ही सोर्स को यूज करना है, बस इसको। सेकंड सोर्स का एनालिसिस करना ही नहीं है। आपके एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, तो कहीं बोलेगा नहीं कि सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करो, बस इतना बोल देगा कि बताओ कि 12 वोल्ट सोर्स का इफेक्ट कितना है। तो क्या करेंगे हम लोग इस कंडीशन पे, मतलब आपको बस एक ही चीज करना है कि टेकिंग, आप लिखेंगे टेकिंग 12 वोल्ट सोर्स, टेकिंग द 12 वोल्ट सोर्स। ठीक, तो उस कंडीशन पे 10 एम्पियर का क्या होगा? रिप्लेस हो जाएगा विद ओपन सर्किट ब्रांच। अब देखिएगा, इसको मैंने ओपन कर दिया तो ये पूरा रिडंडेंट हो गया, कोई करंट डिवाइड नहीं हो रही। तो आपके पास टोटल ब्रांच कितने हैं? 3, 2, 1। 3 और 2 को मिला दो, कितना हो जाएगा? 5। आपको यहाँ का वोल्टेज पूछा हुआ यार, वीडीआर लगा दो, सीधे वीडीआर अप्लाई कर दो। वीडीआर के लिए आप कैसे बोलोगे? वीडीआर निकाल के, मतलब वीडीआर लगा के वी डैश फाइंड करना है। तो वी डैश इज इक्वल टू वी टोटल, यानी कि 12 इंटू जिस ब्रांच का आपको फाइंड करना है वो, डिवाइडेड बाय 1 + 5, तो 12 डिवाइडेड बाय 6, 2 वोल्ट। खत्म क्वेश्चन, बस इतना ही था। बस इतना ही तो था इस क्वेश्चन में, क्या था? कुछ भी नहीं था, है ना। पूनम का भी आंसर सही है, राइट है। सीधे सीधे वीडीआर के कंसेप्ट से, क्यों, किस दिन के लिए सीखे हुए हैं? इसी चीज के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में सीधे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाइए, एकदम मस्त डायरेक्ट आ जाएगा। 3 × 5 कर दिया मैंने, 5 सीरीज विथ 1, सीरीज है ना, अब यहां तो कुछ नहीं डिवाइड हो रहा है, इसको भूल जाइए, हटाइए इसको। तो 12 वोल्ट का सोर्स है और 3 × 5 और सीरीज विथ 1, ऐसा सर्किट है आपके पास। तो 12 इंटू जिस ब्रांच का वीडीआर ऐसे करते थे ना, जिस ब्रांच का हमको वोल्टेज चाहिए वो ब्रांच का रेजिस्टेंस, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला सवाल। जहां पे जो भी क्वेश्चन में डाउट है तुरंत पूछेगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम फाइंड V डैश एंड I डैश। ठीक है, यूजिंग SPT यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज टू थिंग्स।
चलिए आपका नेक्स्ट सर्किट बन रहा है ये आपका नेक्स्ट सर्किट है, ध्यान से सॉल्व करिएगा इस पे। आपको यहां पर V डैश की वैल्यू पूछा है, इट्स वैल्यू इज 2 ohms, दिस इज 1 ohm, 10 volt, 3 ampere, 2 ampere, 10 volt, 2 ohm, 2 ohm। ठीक है, ये सर्किट है, यहीं पर V डैश पूछा है और यहां पर आपको मान लो I डैश पूछा है। ठीक, चलिए सॉल्व करिएगा, है ना। दुर्गानंद ने पूछा कि सर कैसे पता करेंगे कि ये थ्योरम, ये एसपीटी थ्योरम का है। सिंपल सा चीज है, अगर मल्टीपल सोर्स दिखाई दे रहे हैं लेकिन क्वेश्चन में इफेक्ट एक ही का पूछा, क्वेश्चन में आपको बोला कि बताओ 12 वोल्ट का सोर्स से कितना आउटपुट निकलेगा, एसपीटी का है। एसपीटी में यही तो करते हैं हम लोग, एक सोर्स का इफेक्ट देखते हैं और ऐसा जितने सोर्सेज हैं सब सोर्सेज का इफेक्ट देखेंगे, सब इफेक्ट्स का अलजेब्रिक सम करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज एसपीटी। नयन ने लिखा अभी पूरा ही सर्किट सॉल्व करते हैं ना सर, ठीक है, इस क्वेश्चन में करिए, पूरा ही सर्किट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जितने सोर्स है सबके लिए डिटेल्ड फॉर्म में सॉल्व करने का आप बोल रहे हैं, कर सकते हैं। मैं जस्ट आप लोगों को एक एमसीक्यू क्वेश्चंस का आइडिया दे रहा था कि एमसीक्यू कैसा आएगा, अदर देन थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल का एमसीक्यू कैसा बनेगा। एसपीटी से अगर एमसीक्यू सवाल बनता है तो किस टाइप का दिखेगा आपको, है ना। तो किसी एक दिन, अभी ये मैक्स पीटी तक पहले पढ़ लेते हैं, फिर किसी एक दिन मैं आपको डिपेंडेंट सोर्सेस का थेवेनिन नॉर्टन भी करवाऊंगा, मजा आएगा आपको। डिपेंडेंट सोर्सेस का थेवेनिन नॉर्टन कराना बचा हुआ है, मजा आएगा, अच्छा लगेगा। एक्चुअल में वो AEJ के एग्जाम में आता ही नहीं है, बहुत कम आता है, बहुत कम, एकदम कम अमाउंट में, ठीक है। इजी या सिंपल क्वेश्चन, डिपेंडेंट सोर्स बेसिकली गेट या ESC के पेपर में ज्यादा पूछता है, थेवेनिन नॉर्टन के अंदर। लेकिन उसका एक इतना आइडिया आपको मैं दे दूंगा कि आपसे बन जाएगा, अगर इसमें भी आ गया तो बनेगा आपसे। चलिए, ये क्वेश्चन का आंसर किसी का आया क्या? इस क्वेश्चन का आंसर किसी का आया क्या? देखते हैं इस सवाल का आंसर सबसे पहले किसका आता है। तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V डैश, जो कि 2 ohms के अक्रॉस पूछा है, एंड देन I डैश जो यहां के 2 ohms के अक्रॉस पूछा हुआ है। टोटल सब कुछ मिला के 4 सोर्सेज है हमारे पास। सभी लोग जल्दी से फटाफट से सॉल्व करिए, देखते हैं क्या आंसर आता है आप लोगों का। फर्स्ट केस, आप 10 वोल्ट का सोर्स यूज करेंगे, उस कंडीशन में ये दोनों ओपन हो जाएंगे और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। इसके शॉर्ट होते ही आपको आपका आउटपुट जो है वो दिखने लग जाएगा। उस आउटपुट के हिसाब से डायरेक्शन ऑफ करंट का ध्यान रखिएगा। I डैश की वैल्यू में डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी प्लस और माइनस में मिस्टेक होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। यहाँ पे प्लस और माइनस वाला मिस्टेक होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे अगर आप अलर्ट मोड में नहीं सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो देखते हैं, अभी तक किसी का आंसर तो आया नहीं है। हेलो यशवंत, तो आप अभी अभी इस कोर्स में आए हुए हैं क्या, एक बार बताइएगा मुझे। तो V डैश और I डैश फाइंड करना है आपको, ठीक है, हर एक सोर्स के लिए। तो एक बार आप 10 वोल्ट यूज करेंगे, सेकंड टाइम आप जब ये 2 एम्पियर यूज करेंगे, उस कंडीशन में ये शॉर्ट जबकि ये ओपन, तो ये हट जाएगा। इन दोनों के बीच में सुपर मैश का स्टेट कुछ दिखाई देगा ऐसा। KCL लगाना बेटर होगा अगर सुपर मैश आता है तो। जितेंद्र का आंसर सबसे पहला है 40/3 वोल्ट्स। चलिए पहला आंसर मैं लिख लेता हूं फ्रॉम जितेंद्र। फर्स्ट आंसर, और देखते हैं। अच्छा 5 डेज पहले, ठीक है यशवंत। डिस्कशन ग्रुप के लिए आप मुझे मैसेज भेज दीजिएगा, है ना, आप मुझे मैसेज कर दीजिए। फर्स्ट लेक्चर भी आप देखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा वहां से, है ना। चलिए, और क्या क्या आंसर आया सभी का? नहीं, और किसी का आंसर अभी तक तो नहीं आया, ठीक है। डाउट तीनों आंसर आने के बाद
3 आंसर आ जाए उसके बाद फिर डाउट आपका क्लियर करूंगा मैं, फिर तो ये पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो दोनों केसेस में आपको केसीएल लगाने की जरूरत तो पड़ेगी, है ना। कैसे सॉल्व होगा चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। जब तक आप लोग का आंसर आता है तब तक सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फ्रॉम 10 वोल्ट सोर्स, ये लेफ्ट साइड वाला शुरू करते हैं फ्रॉम दिस 10 वोल्ट सोर्स। ठीक है, देखिए कैसे होगा सॉल्व, है ना। सबसे पहले मैं लिखता हूं कि टेकिंग 10 वोल्ट सोर्स, है ना। तो करंट यहां पर आ जाएगी 10/4, ठीक है, और उस हिसाब से यहां का V डैश फाइंड कर सकते हो आप, ठीक है। तो 10/4 एम्पियर करंट, लेकिन यहां पर I डैश होने की वजह से माइनस में। मैं एक बार सर्किट ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं, क्लियर हो जाएगा। देखिए जब 10 वोल्ट का सोर्स काम करेगा तो 2 एम्पियर को हटा दीजिए और 3 एम्पियर को हटा दीजिए। इसकी वजह से ये 1 ओम पूरा हट जाएगा और इधर से 2 ओम पूरा हट जाएगा। ये सर्किट बचेगी और ये सेक्शन होना चाहिए शॉर्ट सर्किट, ऐसे। अब आप देखिए यहां पर कि आपके पास, आप सीधे VDR लगाइए, आपका V डैश आ जाएगा, है ना। V डैश के लिए VDR लगाएंगे तो आप लिखेंगे 10 × 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2, ऐसा 20/4 दैट इज इक्वल टू 5 वोल्ट। एक तरीका। दूसरा तरीका जस्ट विजुअलाइजेशन, आप केवल विजुअलाइज करिए। टोटल 10 वोल्ट है और हमको पता है कि केवीएल के हिसाब से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी सर्किट में इवन होता है। तो नेट एनर्जी डिसिपेटेड इज इक्वल टू नेट एनर्जी सप्लाइड। इसका मतलब 10 वोल्ट दे रहे हैं तो इन दोनों में मिला करके 10 वोल्ट का ही ड्रॉप होना है, ठीक। और चूंकि ये दोनों एक ही वैल्यू के हैं, इसका मतलब इक्वल ड्रॉप होगा। तो 5 वोल्ट और 5 वोल्ट का सिंपल सा इक्वल ड्रॉप होगा। तो ये सब किए बिना आप सीधे सीधे बता सकते हो कि जब 10 वोल्ट का सोर्स यूज करेंगे तो V डैश की वैल्यू 5 वोल्ट आनी चाहिए और I डैश कितना आना चाहिए, I इज इक्वल टू V/R, V डैश बाई R मतलब V डैश बाई R मतलब 10/4, ठीक है। 10/4 मतलब 5/2। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये I डैश उल्टी दिशा में आ रहा है। सो फाइनली यू कैन से कि I डैश इज इक्वल टू -5/2 एम्पियर्स ड्यू टू 10 वोल्ट सोर्स। पहला एनालिसिस का ये रिजल्ट आया होगा आप लोगों का। चलिए देखें, नयन का आंसर आ गया करंट 1 एंड वोल्टेज 12, करंट 1 एम्पियर, वोल्टेज 12 वोल्ट्स। चलिए मैं लिख देता हूं सेकंड नंबर पे आंसर नयन का। ठीक है, 2 आंसर्स दिख गए। और किसी का आंसर, ऋतिक का आंसर आया V डैश 8 और I डैश 4। तो 3 टाइप के आंसर्स आए मेरे पास, 3 वैरायटी के आंसर्स हैं। देखते हैं अब सही किसने सॉल्व किया है। तो पहला केस मैंने बनाया यहां पर। पहले केस में आपको दिख गया V डैश जो है ये 5 वोल्ट्स का है यहां पर, और I डैश की मैग्नीट्यूड है अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से -5/2। दूसरा केस लेते हैं, केस 2, है ना। लेट अस टेक द सेकंड केस। अब इस बार मैं लिखूंगा कि टेकिंग 2 एम्पियर का सोर्स, ठीक है। टेकिंग 2 एम्पियर सोर्स लिखते हैं। तो सर्किट आपका कैसा हो जाएगा, देखिए यहां पर 10 वोल्ट के सोर्स का कोई यूज नहीं है, शॉर्ट। ये 2 एम्पियर रहेगा, 3 एम्पियर हट जाएगा, ये 10 वोल्ट भी हट के शॉर्ट हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये ऐसा बनेगा, ये ओपन हो जाने की वजह से ये पूरा 1 ओम ही हट जाएगा यहां से। तो अब और ये हिस्सा जो है ऐसा हो जाएगा शॉर्ट। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप KCL अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। KCL अप्लाई करके आप लिखेंगे यहां पर VA, यहां पर V0, ठीक। कैसे इक्वेशन बनाएंगे, देखिए आप लिखेंगे यहां पर कि करंट जो है इट इज 2, करंट लिखेंगे 2 प्लस VA/2 प्लस VA/2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो होल अपॉन में आ गया 2, ठीक है। हालांकि दोनों का बेस सेम है इसलिए VA प्लस VA इट शुड बी 2VA, ठीक है। बट फिर भी चलिए, सो 4 + 2VA इज इक्वल टू 0। सो VA इज इक्वल टू -4/2 यानी कि
2 वोल्ट्स, है ना। यहां VA की वैल्यू कितनी आ गई, -2 वोल्ट्स, ठीक। तो VA को अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखेंगे यहां पे, क्योंकि आपको V' फाइंड करना है, तो आप इसको ध्यान से नोटिस करिएगा। ये जो कंडीशन है यहाँ की जो वोल्टेज है दैट इज बिटवीन VA टू V0, और VA टू V0 कितना है, VA से लेके V0 तक की वोल्टेज कितनी है देख लेते हैं। फिराक ज्योति का आया कि V' डिवाइडेड बाई R डायरेक्ट 5/2 लिख सकते हैं, है ना। V' डिवाइडेड बाई R डायरेक्टली 5/2 लिख सकते हैं, राइट। और ऋषभ ने लिखा कि 5.5 एम्पियर एंड 3 वोल्ट, 5.5 एम्पियर एंड 3 वोल्ट। चलिए ठीक है, 3 आंसर्स तो हो चुके हैं अभी के लिए, आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। तो यहां पर V' कितना होगा, यहां पर V' बताइए कितना होगा, V' इज इक्वल टू, है ना, V' यहां पर कितना होगा, जितना VA से V0 के बीच का वोल्टेज होगा, एज सिंपल एज दैट। चलिए, सो V' इज इक्वल टू -2 वोल्ट्स, ठीक। ये एक्सप्रेशन एक आ गया। और दूसरा I' निकाल लेते हैं। I' कैसे निकलेगा देखिए, I' इज इक्वल टू VA डिवाइड बाई 2, I' इज इक्वल टू VA डिवाइडेड बाई 2। VA कितना है, -2। डायरेक्शन एकदम सही है इसका, इसलिए जैसा आया वैसे ही रखना है आपको। ये किसकी वजह से आया, ड्यू टू 2 एम्पियर सोर्स, V' I' दोनों की वैल्यू। तीसरा केस फिर से सॉल्व करेंगे। चलिए तीसरे सोर्स के लिए लेते हैं, इस बार 3 एम्पियर के सोर्स को लेने वाला हूं मैं। तो अब की लिखेंगे कि टेकिंग 3 एम्पियर सोर्स, है ना। तो अब की बार 3 एम्पियर सोर्स को अज्यूम करना है आपको, इसको रिमूव कर दीजिए, दिस शुड बी शॉर्टेड। ये रिमूव होने की वजह से पूरी तरह से हट जाएगा, और यहां पर शॉर्ट सर्किट करिए, शॉर्ट, ये शॉर्ट, बाकी इतना एज इट इज, ठीक है। अब क्या होगा, इसका इफेक्ट चलिए बताइए, ये वाला आप लोग बताइए तब मजा आएगा। इस बार V' की वैल्यू आप लोग बताइएगा, V' और I' आप लोग बताइए इस केस के लिए, स्पेसिफिकली इस केस के लिए। तो ऋतिक ने लिखा I' की वैल्यू -6 एम्पियर सर, करेक्शन, ठीक। I' की वैल्यू -6 एम्पियर का करेक्शन, I' की वैल्यू -6 एम्पियर आप बोल रहे हैं, ठीक। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, जब इस सर्किट का आप एनालिसिस करेंगे तो मुझे ऐसे ही देख के बताइए, बिना सॉल्व किए, कितना होगा। तो नयन ने लिखा करंट 1 एंड वोल्टेज 12 होगा सर। कैसे यार, फिर से देखिए, आपको देखो यहां का करंट बताना है, यहां का वोल्टेज बताना है, ठीक। ये करंट का ऐसा सीन है और यहां पर ऐसा क्लोज्ड पाथ है। विनय वेरी गुड, तो वैल्यू क्या आएगी, नयन ने लिखा करंट -1 और वोल्टेज 8 आएगा सर। विनय ने लिखा शॉर्ट सर्किट, ठीक है। नयन शॉर्ट सर्किट हो गया। जितेंद्र का 3 एम्पियर आ गया, ठीक है। ऋतिक, हाँ मैं इसी आंसर का वेट कर रहा था ऋतिक, कि इस आंसर पे कोई तो पहुंचे यार, देख के बताना है सीधे, इसमें तो कुछ कैलकुलेट नहीं करना, कोई KCL मत लगा देना इस पर, ये तो सीधे लॉजिक से सॉल्व होना है ना। इसको ये वाला इतना हिस्सा तो सीधे लॉजिकली आप बता सकते हो, कोई KVL KCL की नीड नहीं पड़ेगी आपको इसमें। इतने के लिए तो आपका लॉजिक काफी, आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है इतना सारा, बनना ही बनना है। कितना आया देखो, ऋषभ का भी आंसर आ गया भाई, दोनों की वैल्यू 0 होगी ना यहाँ पर यार, ये तो शॉर्ट सर्किट है ना बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। ये क्या है, दिस इज अ शॉर्ट सर्किटेड सेक्शन। अच्छा ये पूरा हिस्सा क्या है, इसको भी थोड़ा आप ध्यान से देखिए, 2 और 2, ये तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है, यानी कि इसको भी पैरेलली जोड़ सकते हो। तो कोई भी चीज जो शॉर्ट सर्किट के पैरेलल होगी वो तो खत्म हो जाएगी पूरी तरह से, दिस ब्रांच विल बी डेड। अगर यहां से कोई करंट जाता भी है तो वो पूरा शॉर्ट सर्किट ब्रांच से होकर चला जाएगा। इसमें कभी कोई करंट जाएगा क्या, कभी नहीं जाएगा भाई। ये 3 एम्पियर जो आप भेजोगे, क्या ये डिवाइड होगा 2 पार्ट में, कभी नहीं। ये क्यों डिवाइड होने लगा भाई, ये पूरी की पूरी 3 एम्पियर यहां से जाएगी पूरा इस शॉर्ट सर्किट पाथ से, ऐसा, और अपनी सर्किट यहीं पर कंप्लीट करेगी, यहां कोई करंट नहीं जाने वाली। तो मतलब I' भी 0 और V' भी 0। सो हियर I' इज 0 एम्पियर एंड V' इज 0 वोल्ट्स। किसकी वजह से, ड्यू टू 3 एम्पियर सोर्स एक्टिंग अलोन।
यानी कि 3 एम्पियर के सोर्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है वी डैश और आई डैश में। उसको हटा भी दोगे तो वी डैश आई डैश की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना ऋषभ? वेरी गुड। पूनम का भी आंसर सही है एकदम, 0 वोल्ट 0 एम्पियर्स। ये तो देखते ही बताने वाला आंसर है ना? ऐसे केस में अगर आप केसीएल लगा रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? मतलब क्यों केसीएल लगाओगे आप, क्यों टाइम वेस्ट होगा, है ना? टाइम बचाना है हमको ऐसे केसेस पर। लास्ट केस, टेकिंग 10 वोल्ट सोर्स, नाउ टेकिंग 10 वोल्ट सोर्स, देखते हैं, चलिए इसको हटा दिया, इसे ओपन, इसे ओपन। इनके ओपन होते ही 1 और 2 ओम्स का एग्जिस्टेंस खत्म, जबकि यहां पर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट सेक्शन। ठीक है, अब इतनी सर्किट है आपके पास। अब इस पूरी सर्किट के अंदर से हाँ, तो नैन अभी आया कुछ करेक्शन कि करंट की वैल्यू सर अब -1 एंड वोल्टेज जो है वो 8 है। फाइनल आंसर वाला है ना, फाइनल आंसर आप बता रहे हो। चलिए पहुंचते हैं वहां तक। तो अब आप फिर से VDR लगा दीजिए यहां से। इस बार VDR लगाएंगे तो करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी, क्योंकि 10 वोल्ट यहां से सप्लाई हो रहा है, तो करंट विल बी सेम बाय द कंसेप्ट ऑफ VDR। ठीक है, या तो फिर सीधे बोल दो V डैश की वैल्यू 5 है, या फिर आप VDR लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप चाहे जैसा भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो VDR भी अगर आप लगाओगे तो आप लिखोगे V डैश इज इक्वल टू 10 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2, दैट मीन्स 20 डिवाइड बाई 4, दैट मीन्स 5 वोल्ट्स। बिना VDR के वैसे भी बता सकते थे आप, है ना? 10 वोल्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अभी पहले वाले पॉइंट पे समझे थे हम लोग। सो हियर V डैश 5 वोल्ट्स। व्हाट अबाउट I डैश? भाई I डैश के लिए आप क्या करोगे? फिर से वही चीज लिखोगे कि I डैश इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 4, 10 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, दैट इज 5/2 एम्पियर, और डायरेक्शन सेम है। सो I डैश जो है हमारा 5/2 एम्पियर है। अब जरा टोटल करते हैं सभी का, है ना? दिस इज ड्यू टू, यहां डायरेक्शन मत चेंज करना, ये सेम है, एकदम सही है। अब जरा सभी मैग्नीट्यूड्स को एक साथ ले आते हैं बोर्ड पर। ये सभी V डैश I डैश लोगों को एक साथ लाते हैं, ठीक है? फर्स्ट केस में V डैश की वैल्यू कितनी है? चलिए V डैश टोटल बताता हूं अब मैं कितना आ रहा है। V डैश टोटल इज इक्वल टू, पहले केस का कितना है? 5। चलिए इसी के नीचे I डैश टोटल भी लिख देता हूं मैं। I डैश टोटल इज इक्वल टू -5/2, ठीक है? अगले केस में क्या आया हमारे पास? V डैश -2 और I डैश कितना आया? -1। फिर उसके अगले केस में तो 0 था। लास्ट केस में V डैश 5 और I डैश 5/2। टोटल इतना मैग्नीट्यूड आया, इसी को सॉल्व करके आपका आता आंसर। तो 5 and 5 10, 10 - 2, V डैश की वैल्यू 8 वोल्ट्स। और यहां पे क्या हो गया? ये दोनों कैंसिल आउट, कंप्लीट आंसर आ चुका है। नयन एकदम करेक्ट आंसर लाया आपने। प्लस माइनस सब ध्यान में रखते हुए, ठीक है? ऋषभ देखा मैंने आपका आंसर, देखा था मैंने आपका आंसर, ठीक है? रंजन का आंसर कितना आया? 2.5। क्यों 2.5 आया? अभी 5, ठीक है? पूनम का आंसर 8 और -1 एम्पियर। ये सब क्वेश्चन ऐसे MCQ बेस्ड हैं, कोई किसी चीज की कोई नीड नहीं पड़नी है आपको, डायरेक्टली सॉल्व करोगे यार आप, डायरेक्टली सॉल्व करोगे। ऐसे क्वेश्चंस में ना एक बार माइंड में आप खुद से सिंप्लीफाई करके देखिएगा कि भाई जब 10 वोल्ट का यूज किया, ये दोनों हट गए, ये हो गया शॉर्ट सर्किट, तो कितना बचा? 2 ओम और 2 ओम, दोनों इक्वल वैल्यू के हैं, मतलब 5 वोल्ट दोनों में डिवाइड हो गया, तो मतलब यहां पर कितना वोल्टेज आया? 5 वोल्ट्स, ठीक है? पहले केस में V डैश आ गया आपका, ठीक? करंट कितनी आई? 10/4 माइनस में, लेकिन ठीक। और अगली बार ये V डैश और I डैश कब आएगा? जब आप 2 एम्पियर लेंगे। मान लीजिए 2 एम्पियर को ले रहे हैं, इसके केस में भी आप बताइएगा दोनों की वैल्यू। और आखिरी बार जब आप 10 वोल्ट को लेंगे तो फिर से 5 और प्लस में 5/2 आएगा। तो ये करके आपको सॉल्व करना है। प्लस एंड नेगेटिव, हाँ बिल्कुल सही नयन, है ना? ओनली टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिया सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ऋतिक ने लिखा I डैश 5/2, वाई नॉट -5/2? किस केस में ऋतिक? लास्ट वाले 10 वोल्ट के केस में कि फर्स्ट वाले 10 वोल्ट के केस में? देखिए जब आपने फर्स्ट वाला 10 वोल्ट लिया तो आपकी सर्किट ऐसी बनी, दिस वाज योर सर्किट। अगर ये सर्किट है तो आप खुद से सोचिए कि करंट कहां से कहां जा रही होगी, फिर करंट ऐसे जानी चाहिए, लेकिन I डैश आपको इस दिशा में पूछा, उल्टा।
तो इसके इफेक्ट से जो आप करंट निकालेंगे उससे उल्टा दिशा में जाएगी ना करंट, उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, इसलिए मुझे माइनस साइन से दिखाना पड़ा इसको, माइनस साइन से, ठीक। लेकिन जब मैं आखिरी वाला 10 वोल्ट यूज किया तो क्या बदल गया यहां पर, देखिए लास्ट वाले 10 वोल्ट को जब हम यूज किए ना तो कुछ चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ पता है, पोलैरिटी, डायरेक्शन इसका। अब करंट जो है वो यहां से जा रही है ऐसे, और यहीं पर लिखा हुआ है बगल में आई डैश। तो आई डैश और इस सोर्स से निकलने वाली सप्लाई करंट दोनों की दिशा एक ही है। तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे V बाई आर कर दो, जो आएगा सीधे पॉजिटिव के साथ आप लिख सकते हैं। इसमें करंट अपोजिट नहीं हुई ना, इसमें करंट उल्टा नहीं पूछा है, आपको इसी डायरेक्शन में पूछा और इसी डायरेक्शन में हमारा सोर्स सप्लाई भी दे रहा है, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ऐसा लिखना था। आप केवीएल लगा सकते हैं, यहां पर केवीएल भी करिए, देखिए फिर भी आपका प्लस में ही आएगा आई डैश। तो बन रहा है आप सभी से ये वाला सवाल इस टाइप का। ये सब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, किसी में भी कोई कैलसी वैल्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपका कंसेप्ट प्रॉपर चलना चाहिए। जूम आउट कर दूं, ठीक है, जूम आउट है, बट फिर भी मुझे लगता है पूरा सोल्यूशन एक बोर्ड में आएगा तो बहुत छोटा हो जाएगा ये, है ना। मैक्सिमम इतने साइज पे ही आ सकता है। तो क्या क्या आंसर आया, नयन का आया था 1 एम्पियर और 12 वोल्ट पहले, बाद में उन्होंने आंसर ठीक किया। ऋतिक का भी 8 वोल्ट और -6 एम्पियर आया। नहीं, इसमें से इस बार तीनों का ही आंसर सही नहीं आया था, बट ठीक है, फिर भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो फाइनल आंसर -1 एम्पियर और 8 वोल्ट्स। अभिषेक, ये लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं बना यार, ये कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था, एकदम मस्त था, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कोई लेंथी पार्ट भी नहीं था। देखिए अभिषेक, करना क्या था, एक बार में एक सोर्स का आपको यूज करना है, ठीक है। जैसे पहले आपने 10 वोल्ट के सोर्स का यूज किया, शॉर्टकट में बनाइए एकदम, केवीएल केसीएल में से जो जब आसान लगे तब उसको अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर वीडीआर लगाइए, वीडीआर भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसका यूज नहीं किया था हम लोगों ने अभी तक। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आप इसका यूज कर सकते हैं। एक साइन से गलत हो गया ना, हाँ, एक जस्ट साइन प्लस का माइनस हुआ और पूरा आपका आंसर चेंज हुआ नयन। वैसे बाद में आपने सही आंसर दे दिया था, मैंने देखा था आपका कमेंट, ऋषभ का भी आंसर सही था, आपका भी आंसर सही था, है ना, आप लोगों ने बाद में करेक्ट आंसर दिया हुआ था। तो अभिषेक देखिए, पहले केस में हम लोग क्या करेंगे, यहां से आई डैश फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, सीधे सीधे हम लोग I इज इक्वल टू V बाई आर, V कितना है 10 वोल्ट और R कितना है 2 × 4, तो 10/4 आ गया आपका करंट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये सोर्स इस दिशा में करंट भेजेगा, आपको करंट उल्टा पूछा है, आई डैश डाउनवर्ड्स, तो इसलिए माइनस में करके लिख दीजिएगा उसको। वोल्टेज तो VDR से फाइंड हो गया होगा आपका। सेकंड केस में आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे टेकिंग द 2 एम्पियर सोर्स, इस सोर्स का यूज करेंगे आप, ठीक है। जब इस सोर्स का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप यहाँ पे KCL लगा दीजिए। KCL लगाएंगे तो क्या दिखेगा, यहाँ की करंट 2 एम्पियर, यहाँ लिखेंगे VA/2, देखिए इधर की करंट लिखेंगे VA/2, तो VA/2 प्लस VA/2, दिस इज 2VA/4, 2VA/2 अब होल अपॉन 2 है, नहीं एलसीएम में 2 है, 2 × 2 4, 4 + 2VA दैट इज इक्वल टू 0, नीचे वाला डिनोमिनेटर का 2 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो गया। तो अब आपके पास बचा 4 + 2VA = 0, तो 4 उधर जाके बन गया -4 और VA इज इक्वल टू -4/2, तो VA की वैल्यू कितनी आई, -2 वोल्ट। अब जो VA है, VA एक्चुअल में VA0 है ना, VA से V0 के बीच का वोल्टेज है -2, वही वोल्टेज तो 2 ओम पे भी होगा, तो 2 ओम के अक्रॉस का V डैश -2 आ गया सीधे वहीं से, है ना। और दूसरा केस आपको आई डैश पूछा हुआ है, यहां से यहां तक, आई डैश कैसे निकलेगा आपका VA/2, तो -2/2 दैट इज -1 एम्पियर। ऐसा करना था अभिषेक। वोल्टेज का डायरेक्शन एक बार बता दूं ऋषभ, ठीक है, कौन से वाले का बताइएगा मुझे, कौन से वाले केस का देखना चाह रहे हैं, फर्स्ट वाला 10 वोल्ट, लास्ट वाला 10 वोल्ट, या कोई करंट सोर्स के लिए, ये एक बार बताइएगा मुझे, ठीक है। तो हम लोगों ने सब जगह एक ही डायरेक्शन पर निकाला हुआ है, सबका आउटपुट एक ही डायरेक्शन पर देखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा करके आप इसको सॉल्व करिएगा, ऐसा करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट केस में, है ना, तो इससे आपका फिर से V डैश आ जाएगा, इस बार V डैश की जगह वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी बस, -2। थर्ड केस में आप क्या करेंगे, टेकिंग 3 एम्पियर सोर्स, 3 एम्पियर का सोर्स यूज होगा तो यहां पर शॉर्ट सर्किट करेंगे। जैसे ये शॉर्ट सर्किट होगा, यहां कोई करंट नहीं जाने वाली, कोई करंट नहीं गई, इसका मतलब ये पूरा 0 हो गया, इसको भी हटाइए। आखिरी बार आप 10 वोल्ट का सोर्स यूज करेंगे, ठीक है, आखिरी बार आप 10 वोल्ट का सोर्स जो है उसको यूज करेंगे। ऋतिक, सिलेबस में डिफाइंड नहीं रहता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है ना वो सिलेबस में वैसा डिफाइंड नहीं रहता है, बट पढ़ सकते हैं, है ना, ऐसा सेपरेटली ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बट एसएससी में
नॉर्मली जो होता है वो जो सिलेबस में उनके जो 7 सब्जेक्ट डिफाइंड रहते हैं टेक के, उस उतने से ही क्वेश्चन आता है, उसके बाहर से नहीं पूछता है एसएससी, है ना। जितेंद्र, सेकंड वाले का सीडीआर का कैसे करेंगे, साइन कैसे लेंगे, है ना। ठीक है, सेकंड वाले केस में सीडीआर का कैसे किए और साइन कैसे लिए हम लोग। चलिए बताता हूं कौन सा था सेकंड केस। दिस वाज द फर्स्ट केस, ये था हमारा सेकंड केस। देखिए ये जब हम लोगों ने जब सेकंड केस ये वाला लिया, तो इस कंडीशन पर देखिए, इस कंडीशन पर देखिए कि हम लोगों ने यहाँ पर केसीएल लगाया वैसे तो, है ना, सीडीआर तो लगाया नहीं, हम लोगों ने तो केसीएल लगाया ना। केसीएल लगा के हम लोगों ने यहाँ से आई डैश की वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। इसमें तो मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। और डायरेक्शन इसका डाउनवर्ड्स है, तो हम भी करंट को आउटगोइंग ही लेते हैं, उस हिसाब से ये +2 बन गया। तो केसीएल के इक्वेशन में इसीलिए +2 दिख रहा है, ये नहीं तो -2 हो जाता, डायरेक्शन उल्टा होता। तो हिराग ज्योति ने पूछा कि वी डैश की वैल्यू -2 कैसे, है ना, वी डैश की वैल्यू -2 कैसे लिए, वी डैश की वैल्यू -2 ये वाला। देखिए वी ए की वैल्यू -4/2 आई ना, इसलिए क्यों आया, देखिए इसको आप सिंप्लीफाई करिए, प्रॉपरली एकदम सॉल्व करिए, तो देखिए आपका वी ए क्या आएगा, -2 आएगा। अगर वी ए -2 है तो वी डैश भी क्या होगा, -2 ही होगा ना, फ्रॉम वी ए टू वी नॉट, दिस शुड बी -2। भाई वी डैश तो वही है जो वी ए है, सिंपल सी बात है, वी डैश तो वही होगा जो वी ए होगा, तो इस वैल्यू इज -2 वोल्ट्स। अच्छा, जितेंद्र ने पूछा कि सीडीआर से कैसे करेंगे। ओके, अगर सीडीआर भी लगाते हैं आप इस क्वेश्चन में, इस केस में आप सीडीआर लगा सकते थे यहाँ पर। तो देखिए ये दोनों आपके पैरेलल सेक्शंस है, ठीक है। आपको सबसे पहले देखना होगा कि टोटल करंट कितनी निकल के आ रही है इस ब्रांच से, 2 आ रही है, ठीक है। ये दोनों सेक्शंस पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बोथ आर इक्वल, तो 1 और 1 एम्पियर का करंट दोनों के अंदर जाता, 1 एम्पियर की करंट इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो एकदम फैक्ट बात है कि अगर 2 एम्पियर की करंट यहाँ से निकल रही है तो इन दोनों में 1 और 1 एम्पियर की करंट जानी है। उस हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर देते तो आपको दिख जाता कि यहाँ से, देखिए अब ये 1 एम्पियर की करंट को अगर मैं देखूं यहाँ ध्यान से, ऐसा जा रही है 1 एम्पियर की करंट, और हमको आई डैश नीचे की तरफ पूछा है, आई डैश अपने आप क्या हो गया, -1। अच्छा, यहां से जो 1 एम्पियर इधर एंटर कर रही है तो वी नॉट से वी ए की तरफ जा रही है, तो वैसे ही माइनस बनेगा इससे वोल्टेज, तो वी डैश की वैल्यू -2 वोल्ट इसीलिए आई। कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, सीडीआर का कंसेप्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। विश्वनाथ 3 to 4 के अप्रॉक्स, अगर आरआरबी में मैं पूछूं तो बताइएगा। इसको बहुत सारे मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, जो मेथड से आप चाहो। सिंपली आप देख सकते हो करंट यहाँ से 2 एम्पियर आने के बाद 2 हिस्सों में बढ़ती है, लेकिन दोनों जगह इक्वल वैल्यू का एलिमेंट है, तो सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, इधर 1 इधर भी 1, ये 1 इस तरफ जाएगा तो 1 × 2 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन वीए हायर पोलैरिटी पे ले रहे हैं ना हम, तो अपनी करंट आउटगोइंग अज्यूम करते हैं, उस हिसाब से -2 वोल्ट हो जाएगा। अच्छा, आपने सीडीआर लगाया लेकिन पॉजिटिव साइन ले लिया, अच्छा इसलिए थोड़ा सा चेंज हुआ होगा आपका आंसर, है ना। फिर नेक्स्ट 3 एम्पियर में तो कुछ नहीं होना है, और लास्ट वाले केस पे ये क्वेश्चन सभी का बन गया क्या, बताइएगा एक बार, सबसे सॉल्व हुआ? नहीं तारिक, एसएससी जेई में नहीं, एसएससी जेई के आपके सब्जेक्ट्स ना डिफाइंड रहते हैं, प्रॉपरली पूरे डिफाइंड रहते हैं, और वो डिफाइंड सब्जेक्ट्स के भीतर से ही आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। अच्छा, मिडिल का नीचे वाला देखना है आपको, मिडिल वाले का डाउनवर्ड्स, ठीक है ठीक है ठीक है। इसको मैं और मिनिमाइज कर देता हूं, आप देख लीजिए, इस साइज में आपको सॉल्यूशंस दिख रहे हैं ना, है ना, इस साइज में आपको सॉल्यूशन दिखाई दे रहे हैं ना, बताइएगा एक बार। दुर्गानंद बताइएगा कहां पर डाउट है, किस पॉइंट पे डाउट है, एक बार बताइएगा मुझे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन मस्त बनाना है। रिंकू तो और भी जो मल्टीपल बैचेस है ना सबके लिए, और प्लस एडिशनल आप लोग भी मल्टीपल एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो सब सब्जेक्ट्स को प्रिपरेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। डेडिकेटेडली अगर एसएससी की आप बात करें तो उसमें डिफाइंड 7 सब्जेक्ट जो टेक्निकल्स के होते हैं वही 7 सब्जेक्ट रहते हैं, है ना, वही 7 सब्जेक्ट आपके फिक्स्ड रहते हैं।
नयन, मेजर पार्ट उसका पढ़ेंगे हम लोग, बीडब्ल्यू में काफ़ी सारा कुछ उसका पढ़ लेंगे हम लोग, है ना। अच्छा, केस फोर नहीं क्लियर हुआ आपको? केस 4 बता दूं? चलिए देखिए, चौथा जो केस है इसमें क्या हो रहा है देखिएगा। फोर्थ केस में, लास्ट केस में हम लोगों ने 10 वोल्ट का सोर्स लिया। जैसे ये 10 वोल्ट का सोर्स लिया, ये करंट सोर्स दोनों हट गए और आखिरी का वोल्टेज सोर्स हो गया शॉर्ट। करंट की दिशा जो इससे निकलेगी वो सेम है आई डैश के अंदर, ठीक। तो उस हिसाब से आपको पहले तो वी डैश बताना है। वी डैश बताएंगे तो कैसे होगा वी डैश? वीडीआर लगा दीजिए यहाँ से, या सिंपली आप बोल सकते हैं कि 10 वोल्ट है और दोनों इक्वल वैल्यू के एलिमेंट्स हैं, तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन एक बराबर होगा दोनों के अंदर, तो 5 वोल्ट और 5 वोल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। तो वी डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 5 वोल्ट्स लिख दिया यहाँ पर। आई डैश करंट कितना है? आई इज इक्वल टू वी बाई आर, यानी कि 10/4। 10/4 करने से 5/2 आया, और इसको जैसा आया वैसे ही छोड़ देंगे, यानी पॉजिटिव। इसको माइनस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी जो सप्लाई करंट देगा सेम डायरेक्शन में देगा जो आई डैश की डायरेक्शन होनी चाहिए, तो उस हिसाब से +5/2 यहां पे आ गया। एकदम सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, बढ़िया। ये सबका डन ना? राग ज्योति ने भी लिखा कि सर एसएससी जेईई में कितने और क्या सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। देखिए, एसएससी के लिए अगर मैं बात करूं तो जैसे आपका बीडब्ल्यू हो गया, है ना, मशीन हो गया, पीएसए का पार्ट हो गया, एनसीईएस हो गया, है ना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, 5। 2 और सब्जेक्ट्स इसके अंदर रहते हैं ना, 2 और सब्जेक्ट्स रहते हैं आपका। एक तो आपका UEET हो गया, है ना, और एक मेजरमेंट हो गया। ये इतना मिला के आपका एसएससी जेईई का टेक पार्ट होता है। ये इतना मिला के आपका एसएससी जेईई का टेक पार्ट रहता है ना। तो ये एकदम डिफाइंड रहता है ना, ये एकदम डिफाइंड रहता है। लाइव क्लास में अच्छा लगता है ना ऋषभ? बढ़िया यार, नाइस। ठीक है। दिनेश, मुझे मैसेज भेज दीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में, मैं आपको ऐड कर दूंगा, है ना। नहीं, इनके अलावा बाहर दूसरा और कुछ नहीं रहता है। हालांकि एडिशनल सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हैं, तैयारी कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, तो किसी ना किसी और एग्जाम में आपको काम आ ही जाएगी, है ना। एडिशनल सब्जेक्ट्स और भी एडिशनल ग्रुप्स के जो स्टूडेंट्स हैं सबके लिए रहता है ना। प्रिपरेशन वैसे वेस्ट कभी नहीं जाता है। आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी जो पढ़ रहे हैं वो भी बेटर है भाई। एसएससी ने अगर थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, है ना, और उसको ऐड कर दिया अगर, तो दिक्कत जाएगी, है ना। इसलिए बेटर है कि हम और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ते चलें, सभी चीज़ लगभग। यूटिलिटी मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन, है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन। और ऋतिक ने पूछा कि एनसीईएस मतलब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, और UEET का मतलब हो गया यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन, है ना। ये सब सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हैं डिप्लोमा के दौरान भी और इंजीनियरिंग के दौरान भी, तो उसमें होता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल जल्दी से, एकदम फटाफट से, मस्त। इसको बनाते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसके बाद टॉपिक पे जाएंगे सीधे, है ना। मुझे लगता है टाइम लगभग 45 मिनट्स के आसपास है, तो बाकी समय थोड़ा सा मैक्स पीटी पढ़ने में लगाते हैं हम लोग। लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ वी डैश यूजिंग एसपीटी, है ना। तो अब आपको धीरे धीरे अब एसपीटी में क्लैरिटी आ रही होगी कि कैसे बनना है क्वेश्चंस को, है ना, किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो और बढ़िया से आपको क्लियर हो जाएगा। बस पूरे फोकस के साथ आप सॉल्व करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए, ये आ गया आपका अगला सवाल। बोर्ड पर जल्दी से देखिए, मस्त से सॉल्व करना शुरू करना है। इस क्वेश्चन में कोशिश करना है कि किसी से भी गलती ना हो, किसी से भी ना हो।
ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ऐसा ये फाइनल सर्किट है आपकी। अब इस क्वेश्चन में डेटा लिख देता हूं मैं जल्दी से यहां पर। दिस इज 10 एम्पियर, दिस इज 2 ओम, 1 ओम, 3 वोल्ट, 4 ओम, 6 वोल्ट, 2 ओम, 3 वोल्ट, 1 ओम, 4 ओम, 3 एम्पियर, 2 ओम, 12 ओम, 1 ओम, 1 ओम। ठीक है, लगभग पूरा डेटा यहाँ पर गिवन है आपको। और यहाँ पर आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ V डैश। क्वेश्चन एकदम ध्यान से देख के सॉल्व करिएगा, इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक मत करिएगा, काफी बड़ा सवाल हो सकता है। अच्छा, अभिषेक ने लिखा है कल शाम में न्यू क्लास स्टार्ट हुआ, पहले दिन इतना सारा पढ़ने लगे। तो ये तो अच्छी बात है, खूब सारा पढ़ना है हमको अभिषेक। ये तो अच्छी बात है कि पहले दिन से एकदम मस्त खूब सारा पढ़ना है, बढ़िया से स्टडी करना है ना। जितनी जल्दी कंप्लीट होगा उतनी जल्दी आपको चीजें मस्त से कंप्लीटेड फॉर्म में मिल जाएगी, है ना। ऋषभ ने लिखा सर V डैश में करंट का डायरेक्शन हर बार अलग बट V डैश पॉजिटिव। देखिए V डैश में हर बार हमको डायरेक्शन के साथ लेना है ऋषभ, है ना। उसको डायरेक्शन के साथ ही प्रॉपरली देखिएगा। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है साइन चेंज होगा, ये एकदम फिक्स बात है। नहीं RRB जे में नहीं है विश्वनाथ, RRB जे में नहीं है। ठीक है पूनम, NCS का जस्ट मैंने फुल फॉर्म बताया है ना। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, जैसे विंड एनर्जी, सोलार एनर्जी, ये सब का फॉर्म्स हम लोग पढ़ते हैं। फिलहाल तब तक पैरेलली आप लोग ये वाला सवाल जो है ना इसको भी सॉल्व करिएगा जल्दी से एकदम, है ना। इसको भी एकदम जल्दी से सॉल्व करिएगा। चलिए फटाफट से आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो रिंकू ने कुछ क्वेश्चन भेजा हुआ है, लिखा हुआ है क्या? चलिए मैं देखता हूं। चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए, इसके बाद नेक्स्ट एक रिंकू ने क्वेश्चन भेजा हुआ है वो हम लोग अभी बोर्ड पर डिस्कस करेंगे। ठीक, वो क्वेश्चन बोर्ड पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करिए। कितने एक्टिव सोर्स दिखे, कितना एनालिसिस करना पड़ेगा? देखिए 1 2 3 4 5, 5 सोर्स दिखे। है ना। हिराग ज्योति नहीं रहता है। एसएससी जे का सिलेबस आप देख सकते हैं ना। एसएससी जे का सिलेबस ना एकदम डिफाइंड रहता है यार। उसके सिलेबस में मतलब मेन जो पॉइंट्स है वो भी डिफाइंड रहते हैं। पेपर 2 का भी डिफाइंड रहता है कि क्या क्या चीजें रहेंगी। तो जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो नहीं बदलते हैं। पेपर 2 में सब्जेक्ट की डेप्थ जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, बस यही रहता है। तो सब्जेक्ट जो लिखा होगा वही सब्जेक्ट होगा एग्जैक्टली। उस सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। सब्जेक्ट कितने डेप्थ में पूछ रहा है, क्योंकि पेपर 2 कन्वेंशनल है तो थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में पूछता है चीजों को, और कुछ नहीं। तो एसएससी के एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उसमें ये भी देखिएगा कि कौन सी डिपार्टमेंट के लिए आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, है ना। जैसे कि आप बीआरओ के लिए सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एमईएस के लिए सिलेक्शन लेना चाहते हैं, है ना। ये भी हमको अच्छा क्लियर रखना है। जैसे बीआरओ हो गया तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एमईएस हो गया मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, एनटीआरओ वगैरह भी रहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल के लिए कौन कौन से ओपन रहते हैं उसमें वो, और उसमें से फिर प्रीवियस ईयर्स में कट ऑफ कैसा गया है। तो ये सब का आइडिया अच्छे से अगर आपको रहेगा ना तो आपको क्लियर रहेगा कि भाई आप किस स्ट्रीम के लिए। क्योंकि एसएससी में ना पेपर 1 प्लस पेपर 2 का जो फाइनल कट ऑफ निकल के आता है उसके बाद सेक्शनल कट ऑफ देखा जाता है कि आप किस स्ट्रीम के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। जैसे कि अब कोई बच्चा बीआरओ के लिए ऑप्ट किया हुआ है तो बीआरओ के लिए या एनटीआरओ के लिए या मान के चले कि एमईएस के लिए, है ना। सीडब्ल्यूसी या सीडब्ल्यूआरसी जो है वो तो डिफरेंट उसके लिए रहता है ना। कुछ चीज़ें सिविल के लिए रहती है, कुछ में इलेक्ट्रिकल एलिजिबल नहीं होता है। तो जिसमें आप एलिजिबल हैं उसके लिए भी ये देखिएगा कि उसका प्रीवियस ईयर्स में कट ऑफ कितना गया, सेक्शनल कट ऑफ उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए। तो जिन बच्चों ने, जैसे मान लीजिए किसी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एमईएस के लिए ऑप्ट किया होगा, है ना, तो एमईएस का कट ऑफ कितना गया, एमईएस में भी सेक्शनल कट ऑफ बनता है। तो हो सकता है आपका पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कट ऑफ में आपका अच्छा है, लेकिन एमईएस का इंडिविजुअल जो कट ऑफ है उसमें कम हो गया तो उसमें फिर नहीं मिलता है ना। तो ये सब पॉइंट है।
पूनम ने लिखा कि मैसेज लेट डिलीवर हो रहा है सर। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। अभी जस्ट मुझे दिखा आपका मैसेज, तो बताइएगा। ठीक है। एसएससी जी कैटेगरी में करवा रहे हैं तो वो देखिए एडिशनल है हिराग ज्योति, वो ना एडिशनल सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, एडिशनल चीजें हैं। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मिल रहा है, सो दिस इज टू गुड, है ना। कल की डेट में अगर एसएससी ये करता है कि भाई हम डिप्लोमा के ऑल सब्जेक्ट्स को अगर इंक्लूड करेंगे तो वैसे केस में आपके पास पढ़े हुए रहेंगी चीज़ें। हालांकि ऐसा नहीं है, अभी तक तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है, बट इन दैट केस प्रिपरेशन थोड़ी ना वेस्ट जाएगा। आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ भी रहे हैं तो इट इज़ गुड। आप और भी इंडिया में कितने सारे ऐसे अभी एग्जाम्स होंगे इस पूरे एक साल के भीतर, है ना। अभी तो जस्ट फेब चल रहा है, अभी तो पूरा साल बचा हुआ है, बहुत सारे एग्जाम आएंगे। तब आप अलग से थोड़ी ना पढ़ना है, आपको इसी में पूरा पढ़ के कंप्लीट कर लेना है मस्ट टाइप से। कट ऑफ राहुल सेक्शनल जाती है, डिफरेंट जाती है ना, ईयर वाइज अलग अलग कट ऑफ रहता है। उसके ऊपर एक शॉर्ट सा वीडियो जो है वो भी यूट्यूब पर मैंने बनाया हुआ है, आप देखिएगा उसको, चैनल पर है ना। तो कट ऑफ का एनालिसिस उसमें डिस्कस्ड है कि प्रीवियस ईयर्स में कितना कट ऑफ जो है वो गया हुआ है इसमें, है ना। नॉर्मली डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन सभी का सॉल्व हुआ क्या? ये क्वेश्चन सभी का सॉल्व हो गया क्या? तो बताइए, क्या ये सवाल सबने बना लिया? ये क्वेश्चन सभी का डन? वन 120 वोल्ट आया ऋतिक का। इस क्वेश्चन का एक ही आंसर आया अभी तक ऋतिक की तरफ से। लेकिन माइनस में, ठीक है ना। नवीन ने लिखा कि सर थ्योरी एक बार, बाकी डिफरेंट एग्जाम्स के लिए प्रीवियस पेपर्स सही है क्या? अच्छा, नवीन ने लिखा कि सर थ्योरी एक बार पढ़ लिया और बाकी फिर डिफरेंट एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर्स का पेपर कर लिए, सही है क्या? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। थ्योरिटिकल बेस्ड, अब जैसे ये सब पेपर्स है इसमें थ्योरी कितना ही आप कर लोगे, मानता हूँ थ्योरी का वेटेज ज़्यादा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी का वेटेज, अच्छा वो भी सब एग्जाम में ज़्यादा नहीं रहता, मैं बता दूँ जेई लेवल के एग्जामिनेशन में थ्योरी और स्टेटमेंट्स का, या कि मतलब थ्योरी एंड न्यूमेरिकल का वेटेज लगभग वेरी होता रहता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। थ्योरिटिकल पार्ट का वेटेज अच्छा खासा रहता है जेई में, जेई के एग्जामिनेशन में, ठीक है। बट न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रहते हैं। अकेले थ्योरी से आप पूरा पेपर क्लियर कर लें, बेसिक कट ऑफ तो क्लियर कर सकते हैं, बट सिलेक्शन लायक मार्क्स लाना थोड़ा सा टफ रहता है। पढ़ना तो दोनों चीज़ पड़ता है आपको। नैन ने लिखा कि सर आपने 10 मिनट पहले कुछ बताया था तो शॉर्ट में रिपीट कर दीजिए। किस चीज़ के बारे में, किस चीज़ के बारे में, है ना। अभी 10 मिनट में हम लोग खूब सारी बातें कर लिए, तो किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं नैन, एक बार बताइएगा, है ना। और बाकी लोग एक बार जल्दी से बताइए कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर आया अभी तक, क्योंकि एक ही आंसर मिला है मुझे। ऑल सोर्सेस का यूज कर लिया आप लोगों ने, 1 2 3 4 5। जितेंद्र का आंसर आया है। अच्छा ये बताइए कितने लोगों को और 5 मिनट चाहिए एनालिसिस करने के लिए? कितने लोग एकदम अपने फाइनल सोर्स के एनालिसिस पर चल रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर और 5 मिनट बस दे दो तो हो जाएगा एनालिसिस? दिनेश और दिनेश, 3 लोगों का आंसर आ गया। अभी तक टॉप 3 यही 3 लोगों का आंसर आया मेरे पास। विवेक का भी आ गया 120, लेकिन नेगेटिव में। रिंकू का भी आ गया। सभी लोग, बाकी लोग सब इधर बोर्ड के साइड ध्यान से मस्त। रंजन का कितना आया? 120। अच्छा, अब सभी लोग इधर ध्यान से देखिएगा। और इस सर्किट में कितनी बार एनालिसिस करके 120 आया आपका टोटल? कितनी बार एनालिसिस करने के बाद आप 120 तक पहुंचे? क्या सभी सोर्सेस के लिए एनालिसिस करना पड़ा क्या? देखिए, आप 6 वोल्ट का सोर्स लीजिए, 3 वोल्ट का सोर्स, ये 3 वोल्ट का सोर्स, या ये 3 एम्पियर का सोर्स,
ये सभी सोर्सेस को आप जब भी यूज करेंगे, जब जब आप इन सब सोर्सेस को यूज करेंगे, तब तब ये 10 एम्पियर का सोर्स डिस्कनेक्टेड रहेगा सर्किट से। ये एमसीक्यू का सवाल था एक्चुअल में। 5 बार एनालिसिस करने के बाद आया, रंजन ने लिखा है, क्या बात है, 5 सोर्सेस थे भी, 1 2 3 4 5, क्या बात है यार, 5 सोर्स के लिए एनालिसिस कर लिया आपने। बट एक चीज का नोटिस करिएगा, एक चीज को देखिएगा कि एक ही बार हमको बस एनालिसिस करना है। इसके लिए इन सोर्सेस के लिए कभी भी कुछ भी आउटपुट यहां तक पहुंचेगा ही नहीं, या यहां तक जहां भी पूछा हुआ है। इस पूरी ब्रांच में एक ही बार सप्लाई पहुंचेगा, वो भी तब जब ये वाला सोर्स काम कर रहा होगा 10 एम्पियर का। बस जब 3 वोल्ट भी आप यूज करोगे तो भी ये तो डिस्कनेक्टेड रहेगा ना, यहां से सप्लाई कैसे जाएगी। ये 6 वोल्ट 3 वोल्ट 3 एम्पियर कुछ भी आप यूज कर लो, कभी भी नहीं करंट पहुंचेगी वहां तक। ये वन टाइम एनालिसिस करने के बाद। वेरी गुड ऋतिक, है ना, एक ही बार बस आना है आउटपुट। इसमें कुछ था ही नहीं इस सवाल में यार, इस सवाल में कुछ भी नहीं था। दिखने में बड़ा क्वेश्चन था, इसका आंसर ऐसे ही दिख रहा है आपको सीधे सीधे यार। 10 × 12, बात खत्म, 120 वोल्ट्स, खत्म क्वेश्चन। और कुछ नहीं करना था, बस एक ही बार आंसर आता है इसमें, बाकी कभी भी नहीं आएगा आंसर। ये चीज इसमें आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी करंट सोर्स के साथ सीरीज में लगी हुई किसी ब्रांच में आपको कोई भी क्वांटिटी पूछेगा तो उसका एनालिसिस एक ही बार होगा, एक बार से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। क्या मैंने बोला, फिर से बता देता हूं। करंट सोर्स के साथ सीरीज में लगी हुई जो ब्रांच होगी, उसके किसी भी एलिमेंट में कुछ भी पूछ रहा होगा तो वो एसपीटी के एनालिसिस में एक ही बार आएगा, क्योंकि बाकी सब समय तो वो करंट सोर्स डिस्कनेक्ट हो जाएगी, और जब जब डिस्कनेक्ट होगी वहां पे कुछ नहीं जाना है। तो ये क्वेश्चन ये बताने के लिए था बस। इस क्वेश्चन में ओनली वन टाइम एनालिसिस, ओनली वन टाइम एनालिसिस बाय यूजिंग 10 एम्पियर का सोर्स, बस। बाकियों के लिए एनालिसिस करना ही नहीं था, क्योंकि हर बार तो ये ओपन हो जाएगा ना। हाँ, ऋतिक ने पूछा कि सर वोल्टेज पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। देखिए यहां से एंटर कर रहा है, नीचे प्लस और ऊपर माइनस बनाएंगे आप, ठीक है, नीचे प्लस और ऊपर माइनस बनाएंगे तो आप बोल सकते हैं कि दिस इज -120। अब वो देखने के ऊपर है कि आपकी करंट की डायरेक्शन कहां से कहां जा रही है। उस वैसे तो हम देखें तो माइनस से दिखाना सही रहेगा, बिकॉज दिस इज अ वोल्टेज ड्रॉप। भाई V इज इक्वल टू -I/R लिखते हैं ना आप। केवीएल का इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे, वोल्टेज ड्रॉप को माइनस के फॉर्म में शो करेंगे, सो -I/R के फॉर्म में, ठीक है। सो दिस इज लाइक दिस, -120 वोल्ट दिखेगा, है ना। रंजन ने लिखा कि हाँ चेक करना जरूरी होता है ना। यस, ये चेक करना बहुत जरूरी है। कहां पे पूछा है एक बार देख तो लो। जैसे यहां पे पूछा है ना, इसको पूरा देखिए कहां से कहां तक जुड़ा है, इसके बीच में कहीं करंट सोर्स तो नहीं आ गया। करंट सोर्स आ गया भाई तो बात खत्म। करंट सोर्स जहां आया मतलब प्रॉब्लम खत्म। ये एक ही बार जिंदा रहेगा, एक ही बार ये सप्लाई प्रोवाइड करेगा, तब जब ये इसको खुद को जब यूज करेंगे हम लोग। जब इसको इग्नोर करेंगे, जब इसको नहीं यूज करेंगे, ये पूरी सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा। तो इनका इफेक्ट इस 12 ओम तक कभी भी नहीं पहुंचेगा, सिर्फ एक ही का इफेक्ट पहुंचेगा। और सिंपल सी थिंग है, इसके साथ सीरीज में इनफाइनाइट ओम का रेजिस्टेंस है, तो जब ये सप्लाई देगा सिर्फ तभी सप्लाई मिलेगी उसको। जब ये सप्लाई बंद कर देगा तो किसी की सप्लाई नहीं पहुंचेगी इसके तक। ठीक है, बढ़िया। अभिषेक बन गया ना, मस्त। नयन ने लिखा कि मेरा पूरा सेल्यूलर नेटवर्क गॉन था। अभी ओके है ना, अभी ये वाला क्वेश्चन बना आपका, नयन बताइएगा मुझको। अगर ये बन गया तो फिर नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं, जरा शुरू करते हैं। जितेन ने पूछा कि सर क्या वोल्टेज हमेशा नेगेटिव होगी? नहीं, एक्चुअल में देखो सीन क्या होता है, कंसेप्चुअली समझिएगा इसको। आप अगर कोई बच्चा इसको एग्जाम में 120 वोल्ट भी बोल के आएगा तो कोई गलत नहीं होगा, दैट इज इक्वली राइट। क्यों, इसका रीजन मैं बता रहा हूं। देखिए आपने लिखा कि 10 एम्पियर की सोर्स से जब करंट यहां पे जा रहा है तो आप केवल इसकी मैग्नीट्यूड पे फोकस कर रहे हो, डायरेक्शन पे फोकस नहीं कर रहे हो। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड 120 वोल्ट है। डायरेक्शन को फोकस करोगे, स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को फोकस करने के लिए हमेशा एक रेफरेंस देखा जाता है। इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव है, इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव है, उसके लिए किसी से कंपेयर तो करोगे ना आप। एग्जैक्टली उस कंडीशन पे आप माइनस बोल सकते हो, ठीक है, एग्जैक्टली उस कंडीशन पर माइनस बोल सकते हो। अदरवाइज अगर आप 120 वोल्ट भी बोलोगे तो यहां पे आपको थोड़ी ना प्लस माइनस दिया हुआ है। देखिए इस V डैश में क्या आपको कहीं पे प्लस और कहीं पे माइनस लिख के पूछा है क्या? कहीं नहीं पूछा है ऐसा। अगर मैं क्वेश्चन में बोल देता कि यहां पे प्लस और यहां पे माइनस, अब बताओ क्या है? अब आप बोलते हैं -120 वोल्ट है सर।
अब आप बोलते हैं 120 वोल्ट माइनस में है, क्योंकि आपको कंपेयर करने को मिल जाता है कि इस प्लस से कंपेयर अगर किया जाए तो ये 120 उल्टा है, क्योंकि करंट इधर से एंटर कर रही है। कायदे से ऊपर अगर प्लस है तो करंट को ऊपर से एंटर करना चाहिए। तो क्या -120 वोल्ट राइट है? आप सिंपली 120 वोल्ट लिखिए, वो भी सही है। ठीक है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है भाई। -120 वोल्ट बोलना तो तब सही रहेगा जब आपको यहां पहले से पोलैरिटी बना के दे देगा ना, क्वेश्चन में पहले से पोलैरिटी गिवन रहेगा। आप प्लस या माइनस कंपेयर, किसको प्लस या माइनस से आप क्या दिखा रहे हो? डायरेक्शन ऑफ फ्लो दिखा रहे हो। तो भाई डायरेक्शन ऑफ फ्लो प्लस या माइनस किसी के रेफरेंस पे रहता है हमेशा, है ना, किसी के रेफरेंस पे रहेगा। तो जब यहां रेफरेंस के लिए कोई साइन ही नहीं बना हुआ है तो आप किसको रेफरेंस लोगे? आप इधर से भी अगर करंट सोर्स आपका आ रहा है तो भी +120 बोल सकते हैं, इधर से भी करंट सोर्स आ रहा है तो भी +120 बोल सकते हैं। हाँ, अगर मैं आपको V डैश के साथ प्लस और माइनस बना के पूछा होता तब आप इसके रेफरेंस पे बताते कि या तो +120 होगा या -120 होगा। ठीक है, ये इसके पीछे का कंसेप्ट है। ठीक है राहुल, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी तबीयत का ध्यान आप रखिए, है ना, तबीयत का ध्यान अभी मस्त टाइप से रखिए, फिर क्लासेस अटेंड कीजिएगा, है ना, फिर क्लासेस अटेंड कीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ये क्वेश्चन डन सभी का। तो इस क्वेश्चन में अगर आप 120 वोल्ट भी बोल रहे हैं तो वो सही है, आप सभी का आंसर सही है। डिपेंड करता है कि रेफरेंस क्या लिया जाए। ज़्यादा बेटर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि 120 वोल्ट ही सही तरीके से आप अगर आंसर करें तो 120 वोल्ट ही होगा, है ना। और अभिषेक ने लिखा कि बट सर जनरली वोल्टेज ड्रॉप होगा इसलिए माइनस साइन लगाएंगे हम, है ना। वोल्टेज का ड्रॉप का फंडामेंटल है इसलिए। मैथमेटिकली आप उसको प्लस से भी शो कर सकते हो, जैसा कि मैंने बोला वोल्टेज ड्रॉप को माइनस लेना है, ये अजम्पशन है, ये हमारा अजम्पशन है कि राइज को प्लस ले रहे हैं और ड्रॉप को माइनस ले रहे हैं। कई बच्चे उल्टा करते हैं, तो उनके हिसाब से प्लस सही रहेगा ड्रॉप के लिए, है ना। चलिए, हाँ, तो रिंकू ने क्वेश्चन भेजा हुआ है ना। यस, आपका मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार। चलिए, रिंकू का एक क्वेश्चन लेते हैं भाई, उन्होंने एक क्वेश्चन भेजा हुआ है, देख लेता हूँ मैं जल्दी से। तो इनका क्वेश्चन क्या है, चलिए मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन है, लिखा हुआ है अ 2 टर्मिनल नेटवर्क इज कनेक्टेड टू a resistive load whose resistance is equals to the Norton's resistance of the network. Is equal to the Norton's resistance of the network. ठीक है, what will be the load current if Norton's current is IN। ठीक है, ऑप्शन लिख देता हूं मैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2IN/3, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है IN/2, थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 2IN, और लास्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है IN। ठीक है, यही क्वेश्चन था ना। है ना, हाँ, अच्छा, ये सब नहीं सोचे ना, फर्स्ट टाइम में बन गया। एक्चुअल में फर्स्ट सोर्स के साथ ही वो वाला ब्रांच जो था ना अभिषेक, वो दिया हुआ था, तो इसलिए तो हो गया। लेकिन अगर थर्ड या फोर्थ सोर्स के समय वो दिया होता, उसके साथ में दिया होता, तब फिर थोड़ा सा टाइम लगता। बट ये हमारे माइंड में ये चीज रहना चाहिए, है ना। चलिए, ये सवाल दिया हुआ है, इसको मत से पढ़ लीजिए आप लोग, इसको प्रॉपरली कोशिश करिए सभी लोग आंसर करने का। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 टर्मिनल का नेटवर्क है, 2 टर्मिनल का नेटवर्क है, अगर सपोज कर लीजिए इसको एक रेजिस्टिव लोड से जोड़ा गया है। एक 2 टर्मिनल का नेटवर्क है, दिनेश का तो आंसर भी आ गया, बढ़िया। 2 टर्मिनल नेटवर्क है, एक जो भी यहां पे नेटवर्क होगा XYZ,
है ना, ये कुछ भी नेटवर्क होगा, टू टर्मिनल नेटवर्क, इट इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टिव लोड RL, ठीक, whose resistance is equal to the Norton's resistance of the network. RL is equal to RN. Norton's resistance के बराबर है इसकी resistance. तो what will be the load current if Norton's current is IN? देखिए, अब आप इसका नॉर्टन सर्किट अगर बनाएंगे, नॉर्टन्स करंट बोलता है IN, ये आपका RN है और ये आपका RL है. कंडीशन आपको ये दिया है, बिल्कुल डायरेक्ट सा पूछ लिया है सवाल में कि अगर बताओ कि RL और RN दोनों बराबर होंगे. चलिए एक एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको. मान लीजिए ये 2 एम्पियर है, इसकी वैल्यू 1 ओम है और इसकी भी वैल्यू 1 ओम है. ऐसा कंडीशन दिया है, क्योंकि न्यूमेरिकल के फॉर्म में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी डेटा. क्या क्या आंसर आ रहा है? दिनेश का आंसर आ रहा है डी ऑप्शन, जितेन का आंसर आ रहा है बी ऑप्शन. देखिए पहले समझिए सवाल को अच्छे से. क्वेश्चन जब भी पढ़ते हैं ना तो उसको ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा. तो जो बोला है उसको मैंने ऐसा डेटा के साथ दे दिया अब आपको. अब बताइए क्या आंसर आएगा. अब बोलता है कि व्हाट विल बी द लोड करंट इफ नॉर्टन्स करंट इज IN. अगर नॉर्टन्स करंट IN है तो IL कितना होगा, देख लेते हैं. IL की मैग्नीट्यूड आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? यू विल से IL इज इक्वल टू IN into RN divided by RN plus RL. That means you will write IN मतलब कितना हो गया 2 into RN यानी 1 divided by 1 plus 1, that is 2 by 2, that is equal to 1, that is equal to 1. मतलब देख सकते हैं. अब देखें करेक्ट आंसर क्या आता है आप लोगों का. नयन का आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन. ऋतिक का आंसर आ गया IN by 2. दिनेश अभी करेक्ट आया. रिंकू का भी बी ऑप्शन. अच्छा आप सोचेंगे कि सर ने 1 ओम लिया इसलिए ऐसा आ रहा है. वैल्यू बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू चेंज कर लीजिए. चलिए काम करते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको मैं 4 एम्पियर बता देता हूं और इन दोनों को 2 and 2 ओम्स करता हूं क्योंकि वैल्यू इक्वल है. फिर भी देखिए क्या आएगा. चलिए फिर भी कर लेते हैं. तो भी आपका IL कितना आएगा देखिए. योर IL विल बी इक्वल टू 4 IN into RN अपॉन RN plus RL. यानी क्या हो रहा है हर बार IN के तुलना में अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो क्या हो जा रहा है? हाफ. भाई हाफ ही तो हो रहा है ना. चलो अब अभी वैल्यू ना लिख के अगर मैं इसका डेटा सिर्फ लिख दूं ऐसे ही, मान लीजिए IN की वैल्यू नहीं लिखता हूं, IN के फॉर्म में छोड़ देता हूं इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2, दिस इज 2 IN डिवाइडेड बाई 4. भाई IN जो है, IN जो नॉर्टन्स करंट है, अगर 2 इक्वल वैल्यू के एलिमेंट्स है तो आधे आधे इससे में डिवाइड होनी है. सिंपल से थिंग है यार. तो ये सब करके भी बताने की जरूरत नहीं थी. मैं चाहता तो आपको डायरेक्टली एक ही बार में बता देता यहां पर कि भाई ये जो टोटल करंट आ रही है इस पॉइंट पे आने के बाद 2 इक्वल हिस्सों में बटेगी क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है. सिंपल पैरेलल सर्किट का कंसेप्ट है और क्या. ठीक है. अच्छा हाँ, आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन भी बचा हुआ है ना. ठीक है ठीक है ठीक है जितेन. एक सवाल कल वाला भी है ना, जितेन ने पूछा हुआ है. ठीक है चलिए कल वाला क्वेश्चन बता दो. तो ये वाला डाउट क्लियर सभी को. इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या होगा? IL इज इक्वल टू IN डिवाइडेड बाई 2. IL इज इक्वल टू IN डिवाइडेड बाई 2. ठीक है. इस केस में भी रखते हैं. आप अगर मान लीजिए 1 और 1 लेते और यहाँ पे 2 लेते तो आप इसको IN को IN ही रहने दीजिए, मतलब इसकी जगह पे IN पुट कर दीजिए, तो भी आप देखेंगे कि यहाँ पर IN बाई 2 ही आएगा लास्ट में. हर केस में यही होगा. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? बी ऑप्शन. रिंकू बताइए अभी आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब बी करेक्ट ऑप्शन है ना नयन. वैल्यू रख के देखिए ना, कोई भी वैल्यू रख के देखिए. आप जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूंगा कि 5 एम्पियर की करंट भेजो चलो IN में. भाई अगर ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू के हैं तो करंट तो बराबर हिस्सों में बटेगी ना, 2 भाग में. करंट तो बराबर बराबर बाइसेक्ट होके चली जाएगी ना दोनों सेक्शन में. तो इस जगह में कितनी करंट आएगी? भाई इस जगह की करंट ही तो IL है, इस जगह की करंट ही तो IL है. CDR से निकाल दीजिए आप, उससे भी आ जाएगा. या सिंपल कंसेप्ट से आप फाइंड कर दीजिए कि 5 जो है 2 भाग में बटेगा, 2.5 और 2.5. तो क्या हो रहा है? IL जो है वो IN की तुलना में आधा है. और क्या है ना. अभिषेक ने पूछा कि सर मुझे होमवर्क याद नहीं रहा, नहीं बनाया. कोई दिक्कत नहीं, अभी यहां पर बोर्ड में बना लेते हैं. अभिषेक अभी यहां पर मेरे साथ साथ बोर्ड में बना लीजिए. ठीक है. सबने भेजा हुआ है होमवर्क क्वेश्चन. मैं एक बार जल्दी से इसको ड्रॉ कर लेता हूं. क्वेश्चन में लिखा हुआ था फाइंड IL यूजिंग
नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, ये आप लोगों का कल का होमवर्क क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं सर्किट क्या थी। तो इस सर्किट में यहां पर एक वोल्टेज का सोर्स लगा हुआ था। सोर्स वगैरह की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सब ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार चेक करके बता दीजिएगा कि ये सब सेम है ना पूरा। ठीक है, ये सब की मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं है, एक बार देख के बढ़िया से वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा आप लोग। सो दिस इज 1 ओम, फिर यहां पर 10 वोल्ट, ठीक है, और यहां से यहां के बीच में कनेक्शन है या नहीं है ये एक बार मुझे बताइएगा। ठीक है, ये वाला कनेक्शन है कि नहीं है ये एक बार चेक करके जरूर बताइएगा। खैर मैं भी देख लेता हूं एक बार अभी ध्यान से। एंड यहां से 1, ये 2 आ गया, 3 वोल्ट। चलिए एलिमेंट्स की मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। दिस इज 1 ओम, 2 वोल्ट्स, 2 ओम, 2 वोल्ट, 1 ओम, 3 वोल्ट, 1 ओम, 3 वोल्ट, 4 ओम, 1 ओम, 10 वोल्ट, 1 ओम। ये कनेक्टेड है ना? बिल्कुल बढ़िया नयन, वेरी नाइस, है ना, डायरेक्ट कैलकुलेशन से आपने आंसर दिया था ना। ठीक है सही है। दिनेश मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए ना, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए आपका नंबर, ऐड कर दूंगा मैं। कनेक्शन है ना ऋतिक? ठीक है। क्या फाइंड, कहाँ पे फाइंड करना था? आईएल, इस जगह पे, ओके, यहाँ पे फाइंड करना था हमको आईएल। अच्छा ये कनेक्टेड है फिर, ठीक है, दिस इज अ कनेक्टेड सेक्शन। चलिए राइट, तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, इट इज ऑल डन। इसको हटा दूं मैं, सब सोर्सेस का डायरेक्शन वगैरह आप लोगों ने चेक कर लिया ना प्रॉपर। ऊपर में वोल्टेज सोर्स का अपोजिट हो गया, जितेन ने लिखा है। अच्छा एक सेकंड, 2 वोल्ट, ठीक है, 10 का अपोजिट हो गया ना। ठीक है 10 वोल्ट का फिर ऐसा दिख रहा है मुझे। बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब सेम है ना। 2 वोल्ट, ठीक है, 3 वोल्ट, ठीक है, 3 वोल्ट, 2 ओम। तो मैंने पहले किसके उस मैसेज से देखा था, एक बार मैं बता देता हूं, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी सब सही है ना। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। 10 वोल्ट अपोजिट, ठीक है। अच्छा दिनेश, व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है, किस ग्रुप में आप एनरोल्ड हैं, किस कोर्स के लिए, वो मुझे जस्ट भेज दीजिएगा नाम के साथ, है ना, तो मैं भेज दूँ, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा ग्रुप का। चलिए अभी ऑल राइट, शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। ये सबको अब हटाते हैं और स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन पार्ट। देखिए आपको यहां पर IL पूछा हुआ है, मतलब ये आपका लोड रजिस्टर है। लोड रजिस्टर की वैल्यू RL जो है दैट इज 4 ohms। चलिए सॉल्व करते हैं सर्किट, ठीक है, एकदम जल्दी से सॉल्व करेंगे फटाफट से। अब 4 ohm का जो सेक्शन है उसको इरेज कर देते हैं और ब्रांच को कर देते हैं शॉर्ट। ये ब्रांच ऐसे शॉर्ट हो जाती है यहां से यहां तक के बीच में। 3 वोल्ट का सोर्स अकेला बचा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब आपकी चॉइस है, आप यहाँ पर जो भी एलिमेंट चाहे उसका यूज कर लें और सिंप्लीफाई करिएगा इसको, ठीक है। आपको बस यहाँ से IN की वैल्यू जो है वो आइडेंटिफाई करके बतानी है। तो IN आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, IN निकालने के लिए क्या करेंगे, दैट कनेक्शन इज प्रेजेंट, ठीक है पूनम, ओके राइट। तो चलिए देखते हैं, मैश एनालिसिस करने का अगर मैं सोचूं तो मेरे पास एक मैश यहां पर है, सेकंड मैश यहां पर है और थर्ड मैश यहां पर है, ऐसा बोल सकता हूं मैं, ठीक है। या फिर अगर मैं KCL अप्लाई करूं तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा क्या? देखिए यहां पर एक जंक्शन है और यहां पर एक जंक्शन है, बस 2 ही जंक्शन में पूरा काम बन जाना है। तो KCL लगाते हैं ना, लिखते हैं बाय अप्लाइंग KCL, बाय अप्लाइंग KCL। और ध्यान दीजिए और ज्यादा अच्छे से देखिएगा इसको। अगर मैं KCL लगाने जाऊं, जंक्शन कहां कहां पे मिले मुझे, एक यहां पे जंक्शन दिखा है और एक इनका जो कॉमन मीटिंग पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो अ जंक्शन। अब थोड़ा और अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको इन 2 पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज 3 वोल्ट दिख जाएगा सीधे सीधे।
वी ए वी नॉट, ठीक है। तो वी ए से वी नॉट के बीच का वोल्टेज कितना है, वी ए माइनस वी नॉट प्लस 3 इक्वल टू 0। सो वी ए इज इक्वल टू माइनस 3 वोल्ट। बताओ ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? पूनम ने लिखा 2 ओम वैल्यू। 2 ओम वैल्यू किस चीज का? सर्किट डायग्राम तो सही है ना? सर्किट डायग्राम तो ठीक है ना? अगर सर्किट डायग्राम होगा तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूं फिर भी। बी से बी डैश, हाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है। ऋतिक का डायग्राम मैंने देख लिया है। 4 को हटाया, 3 वोल्ट का सोर्स मिल गया। बताइए यहां तक अगर ये सर्किट सही है तो फिर ऐसा वैल्यू आ रहा है क्या आप लोगों का? वीए की मैग्नीट्यूड ऐसे ही आ रही है क्या? एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपली केवीएल वगैरह लगा के आप सॉल्व करिए, है ना। दूसरा तरीका ये है कि सिंपली आप जस्ट केवीएल लगाइए और सिंप्लीफाई कर लीजिए। या तो आप डायरेक्टली यहां से 3 ओम बोल सकते थे, है ना। 3 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है वो यहां पर लगा हुआ है। तो ऐसा करके आप सभी के अक्रॉस का टोटल जो करंट है उस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक तो वो भी तरीका है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि चूंकि रेजिस्टेंस को हम लोगों ने रिमूव कर दिया है, इसलिए यहाँ पे करंट कैसे निकालेंगे? मेन दिक्कत तो ये है कि सर रेजिस्टेंस तो रिमूव कर दिया, करंट कैसे बताएंगे अब? तो चलिए फिर कोई दूसरा तरीका खोजते हैं, कोई दूसरा तरीका खोजते हैं। फिर सिंपली जैसे आप केवीएल लगा रहे थे वैसा लगा लीजिए, है ना। फिर सिंपली आप जैसा केवीएल लगा रहे थे उससे भी करिए। चलिए देखते हैं। बाय अप्लाइंग केवीएल। केवीएल अगर मैं लगाऊंगा तो ध्यान से देखिए पूरे सोर्सेस को कैसे शो करेंगे हम लोग। इसको हटा देता हूं अभी के लिए, ठीक। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेश 1 के लिए क्या लिखूंगा? इक्वेशन को जरा चेक कर लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने केवीएल से बनाया लिख रहे हैं, तो इक्वेशन जरा एक बार चेक कर लीजिएगा। आपने केवीएल अप्लाई किया ना, सही किया, ठीक है। नीचे वाले रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं लिखे हैं आप? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं लिख लेता हूं एक बार जल्दी से। नीचे वाले रेजिस्टेंस की मैग्नीट्यूड 2 ओम्स है ना, ये दिस इज 2 ओम्स। चलिए ठीक है ऋतिक। अभी तो अब देखते हैं मैश 1, पहला मैश। अब देखिए एलिमेंट्स की मैग्नीट्यूड क्या है? 2n1 3 4 5 6 7 8 -8 I1, ठीक है। फिर I2 का टर्म कितना है? देखिए 2n1 3 n1 4 I2। I3 का टर्म कितना है? I3 से कुछ भी एसोसिएटेड है ही नहीं, पहले मैश से तीसरे मैश का कोई लिंक है ही नहीं सीधे सीधे। तो +0 I3 इज इक्वल टू वोल्टेज सोर्सेस का देखते हैं, +2 +2 4 4 -3 कितना बचा? 1 और 1 +3। भाई -3 और +3 तो वैसे खत्म हो गया ना, -3 +3 दिस इज 0। अब इधर देखिए +2 +2 दैट इज 4 4 इक्वल टू के उस साइड गया तो इट विल बिकम -4। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये आया कि नहीं आया बताते जाइए, बस चेक करके बताते जाइए कि तीनों इक्वेशंस ऐसे आए या नहीं आए। मैश नंबर 2, सेकंड मैश देखते हैं उसके बाद। सेकंड मैश, विनय ने लिखा कि 0.7 एम्पियर्स और विवेक ने लिखा कि 2 ओम्स। हाँ 2 ओम लिख दिया मैंने अभी जस्ट। I2 को देखिए, I2 करंट जिस मैश के अंदर जा रही है उसको देखिएगा ध्यान से। तो यहां पर इस पूरे के अंदर 1 से शेयर होता हुआ क्या क्या है? 2 n1 3 n1 4। इसको मैं लिखूंगा 4 I1। फिर इसके खुद के एलिमेंट्स की वैल्यू कितनी है? 2 n1 3 n1 4 -4 I2। और I3 में कितना शेयर हो रहा है? कुछ नहीं शेयर हो रहा है, +0 I3 इक्वल टू +3 +3 6 6 -2 4 यानी कि -4। दूसरा इक्वेशन आ गया। सिमिलरली मैश 3 के लिए लिखते हैं, मैश नंबर 3। ध्यान से देखिएगा, मैश नंबर 3 पे क्या हो रहा है? इसका I1 से या I2 से कोई लेना देना नहीं है, आइसोलेटेड है, सीधे सीधे इसी इक्वेशन से इसकी वैल्यू आएगी। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या लिखेंगे? 1 n1 2। So -2 I3 is equal to +10 -3, this is equal to 7, that is equal to -7। तो I3 is equal to 7/2, 2 3 6। चलिए अभी फ्रैक्शन में ही रखता हूं फिलहाल, अभी फ्रैक्शन में ही रखता हूं। I3 की वैल्यू आ गई 7/2। तो यहां पर भी 0 I3 था, हटा दो, यहां पर भी 0 I3 था, हटा दो। आपका इक्वेशन इतना ही दिखेगा, बस कितना दिखेगा? ऐसा। यहां पे भी इक्वेशन ऐसे दिखेगा। I3 तो नोन है ना, इसको अननोन तो मानना नहीं है, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 इक्वेशंस का पार्ट आया आपका, सेम आ गया। विनय, रिंकू, बढ़िया, वेरी नाइस। सॉल्व करते हैं, चलिए ठीक है, जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको।
तो या तो सब्स्टिट्यूशन से आप इसको स्वयं ही सॉल्व कर पाएंगे और या तो फिर इसको आप कैल्सी में पुट करके सॉल्व करिए। आई एन की वैल्यू 0.5 आई है नयन की, चलिए देखते हैं। तो नयन इक्वेशन भी चेक करते जाइएगा आप, ठीक है। सो -8 4 -4 और इधर पे वैल्यू है 4 -4 और -4 की। तो इस हिसाब से I1 आ गया मेरा 2 एम्पियर और I2 तो आ गया 3 एम्पियर। डेटा सही तो पुट है ना इसमें, -8 4 -4, ठीक है। और लास्ट वाले केस में आ गया 4 -4 -4, ठीक। I1 I2 इतना ही आ रहा है क्या? तो IN निकालना है अब हमको। IN निकालने के लिए I2 और I3 का रिजल्टेंट, लेकिन डायरेक्शन के साथ अगर दिया हुआ है तो IN = I2 - I3 तो करना ही पड़ेगा। I2 का मतलब हो गया 3 माइनस I3 मतलब 7/2, ये भी कर लो, है ना। 7/2 कैल्सी में ऐड चल रहा है, ठीक है। तब तक आप ही लोग कर लीजिए। करेक्ट है नैन, बढ़िया। तो 7/2, दिस वैल्यू इज 3.5। तो यार IN की वैल्यू तो साफ दिखती है कि -0.5 एम्पियर आ रही है। ये आंसर आया क्या सभी का IN का? चेक करिएगा एक बार। सेम करंट का मैग्नीट्यूड आ गया रिंकू का भी, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे हमको RN फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? RN। चलिए देखते हैं, इसको हटा दें। अब इधर RN के लिए सर्किट ड्रॉ करता हूं दोबारा से। देखिए यही सर्किट RN के लिए, तो जितने एक्टिव एलिमेंट्स है सबको हटा देते हैं। सबसे पहले तो लोड को हटाते हैं, ओपन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, यहां से लेके यहां तक ये लोड, ठीक। अब बाकियों को जरा ओपन करके शॉर्ट कर देते हैं। देखिए करंट सोर्स तो है नहीं ना पूरी सर्किट में, जहां पे जो भी हटेगा उसकी जगह शॉर्ट सर्किट ही लगना है। बंद कर देते हैं सब ब्रांचेस को, ऐसे ऐसे, और इसे भी और इसे भी ऐसा क्लोज कर देते हैं। हाँ जी, अब बताइए क्या आ रहा है आपका आंसर। अब बताइए क्या वैल्यू आ रही है आप लोगों की। ये ब्रांचेस को आप चाहें तो थोड़ा सा इधर से उधर कर देते हैं। देखिए कैसे, ये आपका बी पॉइंट हो सकता है और इसको यहां जोड़ने के बदले आप यहां पे दिखाइए, दिस इज योर ए पॉइंट। अब तो क्लियर होगा मुझे लगता है। तो है क्या चीज अल्टीमेटली, ये पूरा सेक्शन देखिएगा बिल्कुल सिंपल है। ध्यान से बस आपको इमेजिन करना है पूरी चीज को। ये वाला पूरा सेक्शन, ये पूरा सेक्शन और ये पूरा सेक्शन, तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। बस कितना आ रहा है? ऋतिक का RN आ गया 1 ओम, जितेंद्र का आ रहा है 1 ओम। चलिए देखें कितना कितना आएगा। शायद यहां पे डेटा फिर से मैंने मिस कर दिया ना, 2 ओम्स होगा, उसको लिखा नहीं मैंने। ये 2 ओम है ना यहाँ पर, हाँ 2 ओम है, ठीक है। तो देखते हैं 2N13 N1 4, ठीक। 2N13 N1 4, बीच में भी 4 है। दोनों का रिजल्टेंट कितना आया? 2 आया। और 2 और 2 का रिजल्टेंट कितना आएगा? कंप्लीट क्वेश्चन शायद, यकीनन दिनेश 100% 1, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ चाहिए मुझे आपका आंसर। शायद वाला सीन ही नहीं चाहिए, है ना। तो आपने सही बनाया, 1 ओम ही है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। नयन एकदम सही है, राइट है, 1 ओम। 1 ओम के अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता है, नहीं तो जो सॉल्व कर रहा है वो गलत। आप लोग सही हैं, ठीक है। तो क्या आया? 1 N1 2 N2 4, 4 पैरेलल टू 4, R/2 दैट इज इक्वल टू 2। यहां तक आ गया 2, और 2 के सामने फिर क्या है यहाँ पर? 2 पैरेलल में, तो 2 पैरेलल टू 2 दैट इज इक्वल टू अगेन R/2 दैट इज 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। खत्म काम। एक बार करंट की वैल्यू दिखा दूं ऋतिक, ठीक है। करंट की मैग्नीट्यूड चलिए देखते हैं, करंट की मैग्नीट्यूड चलिए देखते हैं। ये पूरा इक्वेशन आपके सामने, ये दोनों इक्वेशन चेक कर लीजिएगा, I1 I2 I3 देख लीजिएगा। 7/2 है तो इसकी वैल्यू 3.5 आनी चाहिए। 200% 1 ही होगा जितेंद्र, ये बात, ये कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे। क्या बात है नयन, वेरी गुड यार। नयन ने लिखा फर्स्ट टाइम मेरा सब कुछ करेक्ट है। हर बार ये फर्स्ट टाइम ना, ऑल टाइम चाहिए मुझे ऐसा ही वाला, कि आपका ऑल टाइम परफॉर्मेंस में ऐसी रहे कि जो भी सॉल्व करो वो एक बार में एकदम करेक्ट आए, तो मजा आएगा। तो पूनम ने लिखा 1 ओम इन IN की वैल्यू 13 एम्पियर। IN 13 कैसे आ गया यार? IN 13 कहां से आया बताइए मुझे। देखिए I1 I2 तक तो क्लियर है,
ये आपका आई एन है, आई एन शुड बी इक्वल टू आई टू माइनस आई थ्री, ये भी श्योर है क्योंकि डायरेक्शन नीचे की तरफ ही पूछा हुआ है। क्यों? क्योंकि सवाल में आई एल बना के दिया आपको नीचे की तरफ, ठीक है। उस हिसाब से आई एन जब निकालेंगे, इसको देखिए ध्यान से, आई एन आपको नीचे की तरफ पूछा ना, तो ये कैसे निकलेगा? आई टू माइनस आई थ्री, तो ये तो करना ही था, आई एन इज इक्वल टू आई टू माइनस आई थ्री, तो लिखना ही था हमको, ठीक। अब देखिए आगे, आई वन आई टू आई थ्री तीनों की वैल्यू आ गई है हमारे पास। आई थ्री आइसोलेटेड है तो ये अपने खुद के इक्वेशन से ही आंसर दे देगा आपको। आई थ्री की वैल्यू आ जाएगी 7/2, दैट इज इक्वल टू 3.5, है ना। 7 का आधा कितना होता है? 3.5 ही तो होता है। सो दिस इज इट, 3.5 की वैल्यू आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो I1 I2 आपका 2 और 3 एम्पियर आ रहा होगा। इसको चेक करना जरूरी है यार, इसको चेक करना जरूरी है बहुत ज्यादा। तो दिनेश IL की वैल्यू कितनी आई? 0.25, ठीक है। मैंने लिखा कि सर मुझे लगा कि वैसे भी आएगा, पर ऐसा हर बार थोड़ी ना होता है ना। अरे बिल्कुल सही आएगा आपका, बिल्कुल सही आएगा, हर बार आएगा, है ना। कोई आप तुक्के से नहीं बना रहे हो ना, आप मेथड लगा रहे हो, लॉजिक लगा रहे हो आप पूरा का पूरा, तो सही आएगा, क्यों नहीं आएगा। जो तुक्के से बनाते हैं उनका ऐसा रहता है कि एक बार सही आ गया धोखे से, फिर कभी गलत आ जाए। बट आप तो मेहनत कर रहे हो यार, सॉल्व कर रहे हो पूरा टेक्निक से, आपको क्यों नहीं आएगा। तो अगर I1 I2 I3 आ गया तो आपको करना ये IN के लिए I2 माइनस I3 करेंगे तो 3 माइनस 3.5, सो दिस फाइनल वैल्यू शुड बी माइनस 0.5, यही तो होगा। ये वैल्यू तो आ ही रहा होगा सबका, मुझे ऐसा लगता है ना। इस वैल्यू में तो कोई डिफिकल्टी नहीं जानी चाहिए। तो बस अब लास्ट स्टेप था आप लोगों का कि यहां से IL फाइंड कर लेते हैं। IL की वैल्यू होगी IN इंटू RN डिवाइडेड बाई RN प्लस RN, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। आखिरी स्टेप भी कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या फाइनल आंसर है। सो दिस वैल्यू इज माइनस 0.5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5, तो फाइनल आंसर हो गया माइनस 0.1 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ IL, लोड करंट। यही हमारा आंसर है अगर ये पूछा था तो, हाँ शायद यही पूछा था। 0.1 माइनस में, ठीक है विनय, बढ़िया, वेरी नाइस। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन में क्या था? माइनस 0.1 एम्पियर्स। पूरा स्टेप यहां पर लिखा हुआ है। तो ऐसे बनाते चलिएगा आप लोग क्वेश्चंस, ऐसे ना, ये सब क्वेश्चंस को ऐसी प्रैक्टिस करते जाइए। आप एक बार ऐप पर चेक करिएगा, आपकी वर्कबुक आ गई होगी शायद, इस चैप्टर की वर्कबुक जो है वो भी आ गई होगी। एक बार चेक करके मुझे बताइए जल्दी से। शायद लेक्चर बैक करना पड़ जाएगा तो कोई इशू नहीं है, आप बाद में चेक कर लीजिएगा, बट आई एम श्योर कि आपकी वर्कबुक का ये चैप्टर भी आ गया होगा। तो प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए आप लोग, जो भी चीजें पढ़ रहे हैं। आज मैक्स पीटी शुरू करने वाले थे बट शुरू नहीं कर पाए, है ना। पिछला सब कुछ पढ़ते जा रहे हैं हम लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है। कल के सेशन पर मैक्स पीटी हम लोग शुरू करेंगे, है ना। कल के सेशन पर शुरू करेंगे, कंप्लीट भी करेंगे, मस्ट टाइप से पढ़ेंगे उसके बारे में। आ गई है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। दिनेश मजा आ रहा है? मस्त से पढ़ते जाइए। जब क्वेश्चन बनेगा ना तब और डबल मजा आने लग जाएगा, है ना। जब क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू होगा आपसे, आप देखेंगे कि जब मैं भी यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ तो एट द एंड हमारी वैल्यूज एकदम सेम आएंगी, तब आपका मजा जो है डबल हो जाएगा, तब और अच्छा लगेगा कि हाँ क्वेश्चन बन रहा है। ऐसे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में ना असली बेस्ट थिंग यही होता है कि जब क्वेश्चन आप सॉल्व करो और बन भी जाए, चीजें समझ भी आ जाए। आप जब खुद से सेल्फ प्रैक्टिस भी करेंगे तो भी आपसे क्वेश्चन बनेगा, तो मस्त रहेगा, है ना। बस रेगुलर आप अटेंड करते रहिए, जैसा भी जब भी समय मिले कोशिश करिए कि लाइव में अटेंड कर पाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इन केस अगर बिजी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में अटेंड करिएगा, बट अगर जहां भी डाउट आए मुझसे तुरंत आप डिस्कस करिएगा। तो चलिए अब आज का सेशन यहीं पर एंड अप करते हैं। नयन, थैंक यू सो मच फॉर द हार्ट्स एंड लव, और आप सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच, और मिलते हैं कल के सेशन पर। नेक्स्ट सेशन पे मैक्स पीटी डिस्कस करेंगे, जो कि आज का टॉपिक था बट आज नहीं हो पाया, तो कल पढ़ेंगे मैक्स पीटी का पार्ट, बट उसको भी पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, मस्त टाइप से, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पर एंड अप करते हैं, कल मिलते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।